Good morning to all of you. We are starting with the next chapter. अभी हमने already biotechnology के principle and processes देख लिए हैं. The next part that we are going to see the application part. आपने biotechnology के principle and processes देखे कि कैसे हम processes को change करते थे. अच्छा, कल हम एक चीज़ discuss कर रहे थे, that is about the vectors, जिसमें हमने discuss किया था PBR 322 को. ठीक है, तो उसमें कुछ टेक्स्ट में जैसे जो कल हम डिस्कस कर रहे थे साइट्स वाला स्पेशली, तो आप 2 ही मेंशन करना कुछ टेक्स्ट, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपकी बुक फॉलो होगी वो एनसीईआरटी फॉलो होगी, तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा. राइट, तो आपने जो हमने 3 साइट्स मैंने आपको नोट कराए थे उसमें आप 2 ही करना, इको R1 में. ठीक है, तो देयर आर 2 साइट्स इन द टेट्रासाइक्लिन वाले जो रेजिस्टेंट जीन है और 2 साइट्स इन द एम्पिसिलिन. 3 ना मेंशन करके आपको 2 ही मेंशन करना है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कहीं भी आपको रेफरेंस देना पड़ेगा तो यू विल हैव टू फॉलो द एनसीईआरटी. ठीक है, तो हम किसी और रेफरेंस को नहीं करेंगे, वी जस्ट बी फॉलोइंग द एनसीईआरटी. तो इसलिए आपको बस 2 ही मेंशन करना है. 2 टेट्रासाइक्लिन में कौन कौन से होते हैं बता सकते हैं? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में कौन से वाले होते हैं? पाम H1 और इको नहीं है, वो नॉन उस पे. तो आपके पास साल1 है और आपके पास पाम H1 है. ये दीज आर द 2 जो कहाँ अवेलेबल होंगे? टेट्रासाइक्लिन पे अवेलेबल. और कौन से एम्पिसिलिन पे प्रेजेंट होते हैं? PVU एंड PFA. राइट, दीज आर द 1 जो कहाँ अवेलेबल होंगे? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट पे. ROP करके एक सीक्वेंस था, व्हाट डज इट मीन? प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन. प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन. और ये कौन से प्रोटीन होते हैं? जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साइट्स होते थे, वो साइट्स जो होते हैं उनको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? जैसे कोई प्लेन उतरता है तो उससे पहले आप क्या करते हो? रनवे को मार्क करते हो. ऐसे ही हेलिकेजेस कहाँ लोड हो, तो आपके पास 80 रिच सीक्वेंसेस होते हैं. उन 80 रिच सीक्वेंसेस पे ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स आके बाइंड हो जाती हैं. और जब ये प्रोटीन बाइंड होती हैं तो दे आर गिविंग द प्लेटफॉर्म कि यहाँ आके हेलिकेज बाइंड कर दें. वरना तो हेलिकेज तो फिर कहीं भी 80 रिच सीक्वेंसेस आपको मिलेंगे तो वहाँ बाइंड कर सकता था. लेकिन उसके लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या है कि देयर शुड बी द रेप्लिकेशन प्रोटीन्स. प्रोटीन्स ऑफ रेप्लिकेशन शुड बी देयर टू टैग इट. क्योंकि प्लेन को तो ऐसा थोड़ी होगा कि कहीं भी लाइट जल रही है, किसी ने पता चला, एक ऐड भी आता है, बच्चे एक ग्राउंड में लाइट लगा देते हैं और इंतजार करते हैं कि प्लेन उतर जाए वहाँ. तो ऐसे थोड़ी होगा. तो देयर आर स्पेशल प्रोटीन जो वहाँ मार्क होनी चाहिए जहाँ आपको रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है. जब वहाँ आप मार्क कर दोगे तो दीज ऑफ रेप्लिकेशन और हेलिकेज वहाँ आएगा, उसको ओपन कर देगा. देन विल बी हैविंग द पॉलीमरेजेस जो उसको फर्दर पॉलीमरेज करेगा. राइट, और फिर सेगमेंट्स को आप जोड़ दोगे. ठीक है, चलिए, तो ये अपने बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स में हमने क्या पढ़ा कि अगर आपको कोई भी डिजायर्ड जीन होता है तो कैसे आप उसका नंबर बढ़ा सकते हो. एक हमने क्लोनिंग का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, 1985 में PCR आ गया, तो आप क्या कर सकते थे? उसकी मल्टीपल कॉपीज कर सकते थे. 30 साइकिल्स जब आप रन करते थे, कितनी कॉपीज बनती थी? 1 बिलियन. अगर आप 20 साइकिल्स रन करोगे तो कितनी? 1 मिलियन कॉपीज बनेगी. राइट, क्या क्या स्टेप्स होते थे PCR में? सबसे पहला डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन आप करोगे, स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा. कितने टेम्परेचर पे करेंगे? 95 डिग्री सेल्सियस पे यू आर गोइंग टू सेपरेट द स्ट्रैंड्स. दोनों डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो गए. नेक्स्ट स्टेप इज यू नीड टू ऐड द प्राइमर्स. और प्राइमर्स के लिए आपको कुछ ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए आपको टेम्परेचर ड्रॉप करना पड़ेगा. इस स्टेप को बोलते हैं अनीलिंग. अब जो प्राइमर होता है, आपको पता है कि जैसे आपको कोई बिल्डिंग बनानी है तो आपने देखा होगा कि बिल्डिंग से पहले हम ना कुछ बाहर का उसका स्कैफोल्ड बनाते हैं, बाहर की एक बिल्डिंग बनाते हैं, क्योंकि तभी तो आप आगे से बाहर कुछ खड़े होगे, तभी तो कोई स्ट्रक्चर बना सकते हो. कोई भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमें क्या चाहिए होते हैं? प्राइमर्स चाहिए होते हैं. ऐसे ही अगर आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन से पहले भी आपको क्या बनाना पड़ता है? प्राइमर बनाना पड़ता है. अगर आपने ये प्राइमर्स नहीं बनाए तो आपका सिंथेसिस नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि बिना प्राइमर के लोडिंग नहीं होती मेन पॉलीमरेज एंजाइम की. तो पहला कुछ सीक्वेंस आपको बनाना ही पड़ता है. तो इसी तरीके से जब हम PCR करते हैं तो PCR में भी हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है. और वो प्राइमर हम कैसे बनाते हैं? हमें जैसे मान लो इंसुलिन का जीन बनाना है, तो इंसुलिन के जीन का आपको पता है कि आपको सीक्वेंस पता होगा. आप रिवर्स अप्रोच भी लगा सकते हो. जैसे अगर आपको अमाइनो एसिड पता है तो आपने जेनेटिक कोड में पता होगा कि कौन सा अमाइनो एसिड किस कोड से डिफाइन होता है. राइट, तो अगर मान लो कि आपने प्रोटीन आइसोलेट किया और 1 बाई 1 आपने उसका अमाइनो एसिड निकाल लिया, मतलब आपको लगता होगा ये सीक्वेंसेस कैसे बनते हैं. जैसे आपको कोई प्रोटीन बनानी है, आपके पास कोई प्रोटीन आ गई, प्रोटीन किसकी बनी है? अमाइनो एसिड्स की. अब हर एक जो कोड है आपके पास कितने कोड्स हैं? जेनेटिक कोड कितने हैं टोटल? जो ट्रिपलेट कोड हैं, हाउ मेनी ट्रिपलेट कोड्स वी आर हैविंग? 64 है. 61 कोडिंग है, 3
नॉन कोडिंग है, स्पेशली जो आपको हेल्प करते हैं, मतलब आप देखोगे एक स्टार्टिंग कोडन हो गया और बाकी आपके टॉप कोडन हो गए। तो उनमें क्या होता है कि आपको हर एक अमाइनो एसिड का कोड पता है कि अच्छा ये नाइट्रोजनस बेस, ये 3 नाइट्रोजन बेसिस इसको कोड करेंगे। तो अगर आपको मान लो प्रोटीन मिल गई तो आप रिवर्स अप्रोच लगा के सीक्वेंस पता कर सकते हो कि डीएनए में इसका क्या सीक्वेंस होगा। ऑल दो हालांकि स्प्लाइसिंग में और जब एमआरएनए आप बनाते हो तो आप इसमें से क्या हटा देते हो, इंट्रॉन्स हटा देते हो, वो सारी चीजें आती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आपको चीजें पता चलती हैं। अच्छा एक वर्ड होता है सीडीएनए। व्हाट इज सीडीएनए? क्रोमोसोमल डीएनए नहीं होता, सीडीएनए क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये कौन सा, किस टाइप का डीएनए है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसे बनेगा? अगर आपको सपोज सीडीएनए बनाना है, व्हाट डज इट मीन सीडीएनए? मतलब कौन सा ज्यादा अच्छा है, आपका जीनोमिक डीएनए वाला पार्ट या सीडीएनए वाला पार्ट? आप देखो जैसे आपको डीएनए से, आपके पास डीएनए होता है, आपके पास ये डीएनए हो गया, आपके पास ये डीएनए की स्ट्रक्चर है। इस डीएनए की स्ट्रक्चर से जब आप क्या बनाते हो, एमआरएनए बनाते हो, कि आपने एमआरएनए बना लिया 5 प्राइम टू 3, राइट? ये क्या है? एमआरएनए है, राइट? अब इस एमआरएनए के अंदर क्या इंट्रॉन्स होते हैं? नहीं होते। आपने स्प्लाइसिंग किया, इंट्रॉन्स हटा दिए। तो एक्चुअली में जो आपके पास डीएनए का सीक्वेंस है उसमें वेस्ट सीक्वेंस भी है प्लस कोडिंग सीक्वेंस भी है कि नहीं? अगर आप ये वाला डीएनए देखोगे आपका, तो इस डीएनए में दो चीजें होंगी, एक क्या होगा, कोडिंग, और दूसरा क्या होगा, नॉन कोडिंग। मतलब आप इसको बोल सकते हो कि एक्सॉन्स हैं प्लस क्या, इंट्रॉन्स है। इन दोनों से तो मिलके बना है, यस। लेकिन हमारे लिए फंक्शनल पार्ट कौन सा है? एक्सॉन्स। और एमआरएनए में क्या आता है फाइनली? एक्सॉन्स। अगर आप इस एमआरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर दो, अगर आप इस एमआरएनए को किस में कन्वर्ट कर दो, डीएनए में कन्वर्ट कर दो, डीएनए से एमआरएनए की कन्वर्जन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आप एमआरएनए से डीएनए बनाओगे, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अभी? ये जो आपके पास डीएनए आया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये डीएनए है, तो आप बोलते हो सीडीएनए। क्या बोलते हैं? सीडीएनए। अब आप देखिए ये कितना एक्यूरेट डीएनए है। ये कौन सा डीएनए है? ये वो डीएनए है जो आपकी करेक्ट इंफॉर्मेशन बता रहा है उस प्रोटीन की, क्योंकि आपने इसको किससे बनाया? एमआरएनए से बनाया। ठीक है? तो सी डीएनए आप ध्यान रखिएगा कि सी डीएनए अगर कहीं टर्म आता है तो सी डीएनए ये वो डीएनए है जो किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल। और एमआरएनए फाइनल वाला एमआरएनए जिससे क्या बनने वाली है, प्रोटीन बनने वाली है, राइट? तो आपको इस डीएनए में वो सीक्वेंस पता चल जाएगा। मान लो आपके पास पेजेस है, आपके पास एक बुक है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं ऐसे जो यूज के नहीं है, और आप चाहते हो कि बस आपके पास ऐसी बुक मिले जिसमें आपका जो मेन कंटेंट है वही यूज हो, वही आए। तो आपको उन पेजेस को निकालना पड़ेगा ना जो आपके काम के नहीं है। तो अगर आपको किसी इंडिविजुअल को बुक देनी है, आपने वो बुक दे दी और उसमें वो फालतू वाला कंटेंट भी था और आपका काम का भी कंटेंट था, तो आप क्या करके दे रहे हो? मतलब एमआरएनए का बनना इज लाइक आपने वो फालतू वाला कंटेंट निकाल दिया और आपने इंडिविजुअल को वो बुक दे दी जिसमें सारे मेन नोट्स, राइट? और उसका फिर आपने क्या बना दिया, डीएनए बना दिया। ये क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वायरस क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम करके बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? डीएनए बना लेंगे और इससे हमें क्या मिल जाएगा, वो डीएनए मिल जाएगा जो हमारे काम का डीएनए। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना था, दैट चैप्टर वाज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है? इसके अंदर अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत सारी फील्ड्स में डील कर रहा है। वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो आप बहुत सारे लाइक जीएम माइक्रोब्स बना रहे हो, फंजाई बना रहे हो, प्लांट्स में यूज़ कर रहे हो, एनिमल्स में यूज़ कर रहे हो, एंड बायो फार्मास्यूटिक्स, बहुत सारे आप ड्रग्स बना रहे हो, बायोलॉजिकल यूज़ है, मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक के यूज़ है। देयर आर मेनी यूज़ ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी मेथड्स, राइट? अगर इनमें देखें तो क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है, थेरेपेटिक्स में, डायग्नोस्टिक्स में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, ऑल दीज आर द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो जनरलाइज है। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के, वो बताइए, तो आई थिंक ईजिली मेंशन दैट, राइट? प्रोसेस्ड फूड आप बनाते हो, बायो रेमेडिएशन, आपके डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती बहुत फेमस हैं, उन्होंने बायो रेमेडिएशन के लिए एक सुपर बग बनाया। सुपर बग का नाम सुना है? सुपर बग तो सुना होगा एटलीस्ट।
सुपर बग क्या होता था आपको पता है? ऑयल स्पिल हो जाता है, जैसे काफी जब बड़े बड़े शिप जाते हैं इधर से उधर तो सी में क्या करते हैं, ऑयल स्पिल कर देते हैं, क्रूड ऑयल स्पेशली, और वो सी लाइफ के लिए बहुत बुरा होता है। ठीक है? आपको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे इनके लिए बहुत हार्मफुल है, राइट? तो उस जो डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती थे उन्होंने एक ऐसा सुपर बग बनाया, उसमें क्या किए, 2-3 प्लाज्मिड लाइक अराउंड 3 to 4 प्लाज्मिड्स लेके मिक्स इट और एक स्यूडोमोनास प्यूटिडा करके एक स्पीशीज होती है उसके अंदर डाल दिया। और ये सुपर बग क्या करता था, इट वाज अ ऑयल बग, लाइक इट इज डिग्रेडिंग द ऑयल, और ये उसको ऐसे कन्वर्ट कर रहा था कि जो ऑयल स्पिल हो रहा था उसके इफेक्ट्स को कम कर रहा था। ठीक है? तो ही वाज वेरी फेमस। और ये प्रोसेस कैसे पॉसिबल हुई? बायोटेक्नोलॉजी की वजह। किसका एप्लीकेशन है? रेमेडिएशन का एग्जाम्पल है, राइट? तो डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती को याद रखेंगे, बायोरेमेडिएशन से रिलेटेड इन्होंने बनाया था सुपर बग। स्पीशीज था स्यूडोमोनास प्यूटिडा। स्यूडोमोनास प्यूटिडा का यूज करके उसमें कुछ उन्होंने क्या किए, प्लाज्मिड अलग अलग स्पीशीज के डाले, और डालने के बाद 4 स्पेशली डाले थे सीक्वेंसेस, और उसके बाद उस क्या किया, जो ऑयल स्पिल था उसको ट्रीट किया। ठीक है? उसके बाद वेस्ट ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली वेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, राइट? सो ऑल दीज आर द एप्लीकेशन जो हम किसके थ्रू यूज कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है? मेन क्रिटिकल जो रिसर्च एरियाज हैं, लाइक प्रोवाइड्स बेस्ट कैटालिस्ट। आपको पता होगा कि कैटालिस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, बायोलॉजिकल सिस्टम हो या दूसरे सिस्टम हो, उसमें आपका कैटालिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक, जब हम पढ़ रहे थे कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस आप देख रहे थे कितनी तेज पर सेकंड और 2 आवर का रिएक्शन, कितने देर में वो मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है अगर आप उसमें कैटालिस्ट यूज नहीं करोगे, राइट? यस। तो ये प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम। आप प्योर एंजाइम बना सकते हो, अगर कोई भी आपको प्योर एंजाइम चाहिए रिएक्शन के लिए तो द प्योर एंजाइम एंड यू कैन मेक इट विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो भी ऑप्टिमल कंडीशंस हैं किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर आप चाहते हो कि वो कम मीडिया में सर्वाइव कर जाए या आपको कोई एडिशनल मीडिया ना देना पड़े ऑर्गेनिज्म को चेंज करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो और वो मिनिमम ऑप्टिमल कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, कल हमने बात किए थे कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या हो गई। आपने एक बार ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट तो कर लिया, बट सपोज यू वांट टू ग्रो इट ऑन द लार्जर स्केल, तो बायोटेक्नोलॉजी इज द फील्ड जहां जाके आप इन सारी चीज़ों को, कोई भी प्रोटीन बनानी है या कुछ भी मास में आपको करना है, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है? चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो स्पेशली जैसे फूड प्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो देयर आर 3 मेथड्स अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेट करोगे। ठीक है? तो अगर आप एग्रीकल्चर में रिलेट करोगे तो आप कैसे ईल्ड को बढ़ा सकते हो। आपने ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में सुना होगा। ग्रीन रिवोल्यूशन किसने दिया था इंडिया में? इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया? ऐसा मत बोलो, मैं हार्ट अटैक आ जाएगा अगर नहीं बताओगे ना। बता दो प्लीज, कोई तो नाम बता दो। मतलब स्वामीनाथन जी खुद परेशान हो जाएंगे, मैं पर्सनली मिला उनसे। ठीक है? ऐसा मत बोलो, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन दिया। और जो इससे दूसरे एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्ल्ड में ही इज नोन फॉर द रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, क्योंकि आपको पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो वी वर नॉट हैविंग द इनफ अमाउंट ऑफ द ग्रेन्स के हम अपनी पॉपुलेशन को फीड कर पाएँ। अब आप सोचो इस टाइम पे, तो कल ही मुझे पता चला कि हम पहले नंबर पे आ चुके हैं। द पॉपुलेशन नाउ वी आर एट द फर्स्ट। ठीक है? कल ही क्लेम हुआ है, चलो हम पहले नंबर पे आ गए। कितने आज पार्टी कौन देगा आज? अनस पार्टी देगा इस खुशी में कि हम पहले नंबर पे आ चुके हैं। अनस मतलब, लेकिन तुम्हें खुश तो होना चाहिए ना, हमारा देश देखो पहले नंबर पे आ चुका है पॉपुलेशन में। ठीक है? देखो जश्न की तैयारी, पीछे से नगाड़े भी बजने लगे। चलो, तो आपके पास व्हाट वी आर हैविंग हियर, हम बात कर रहे थे ग्रीन रिवोल्यूशन की। ग्रीन रिवोल्यूशन हो रहा है बच्चे, सबसे पहले इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वाज एमएस स्वामीनाथन। तो एमएस स्वामीनाथन को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया, एमएस स्वामीनाथन। ये किसमें, इंडिया में, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ रिवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन। वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या नाम है,
एक दूसरे साइंटिस्ट है, ये पूछा जाता है कभी कभी, मतलब ये पूछ लेते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। बताइए, ये आप स्ट्रेटेजीज वाले में भी कोई चैप्टर में भी पढ़ोगे इसका नाम, बताइए। एनी बॉरलॉग, नॉर्मन ई बॉरलॉग। नॉर्मन ई बॉरलॉग वाज द वन जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। अगर पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है इंडिया, तो यू विल बी गोइंग फॉर नॉर्मन, नॉर्मन बॉरलॉग। नॉर्मन ई बॉरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, दो साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं इंडिया के अंदर, एम एस स्वामीनाथन। अगर वर्ल्ड वाइड आपसे पूछा जाएगा तो नॉर्मन ई बॉरलॉग, ही वाज द वन जिन्होंने ये स्टार्ट किया। मतलब स्पेशली हम क्या करते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल अगर हमें यील्ड बढ़ानी है तो व्हाट वी कैन डू, इजी मेथड क्या है कि एग्रोकेमिकल यूज कर लो। एग्रोकेमिकल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्टिलाइजर्स। आप फर्टिलाइजर्स यूज करिए और उससे आप क्या कर सकते हो, यील्ड बढ़ा सकते हो, राइट। दिस इज द वन मेथड। दूसरा आप क्या कर सकते हो, मतलब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आप करोगे, बट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से आपको पता है कि यील्ड बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने सुना होगा, आज के टाइम में बहुत सारे जब आप मार्केट विजिट करते हो तो प्रोडक्ट्स अलग अलग शेल्फ में रखे होते हैं। कुछ पे लिखा होता है कि दिस इज ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड, और दूसरे कैसे हैं आप जैसे जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हो। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का मतलब हुआ यू आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ केमिकल इन दैट। आप जो भी यूज़ कर रहे हो यू आर यूजिंग द नेचुरल मेथड, और उनकी कीमत फिर ज़्यादा होती है और यील्ड भी कम आती है। बट द थिंग इज कि जो भी साइड इफेक्ट है वो कैसे होंगे, कम होंगे। इसीलिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले जितने भी आप प्रोडक्ट्स देखते हो उनके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं। तो क्या हम अपनी पॉपुलेशन को ऑर्गेनिक फार्मिंग करके फीड करा सकते हैं? नहीं करा सकते। मेथड अच्छा है बट वी कैन नॉट प्रोड्यूस द यील्ड एट द लार्ज लेवल, क्योंकि आप ऑर्गेनिक मेथड्स आपको पता है बहुत स्लो इफेक्ट करेंगे। अगर आप केमिकल स्पेसिफिकली यूज करोगे, आप अगर फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास तीसरा मेथड क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड। नॉर्मली आप क्या कर रहे थे, पर यूजिंग द फर्टिलाइजर्स, और हम क्या फॉलो कर रहे थे, या तो ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉलो कर रहे थे या फॉलो कर रहे थे फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे थे। बट द थर्ड थिंग दैट वी कैन डू इज कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को आप यूज करो जिनकी यील्ड ज्यादा हो, और जब यील्ड ज्यादा होगी तो आप अपनी पॉपुलेशन करा पाओगे, राइट। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो कितना उसने किया, ट्रिपलिंग ऑफ द फूड, मतलब जितना होता था उससे आपने 3 टाइम्स तक बढ़ा दिया। किसके थ्रू, ग्रीन रेवोल्यूशन के। 1960s में के अराउंड स्टार्ट हुआ एम एस स्वामीनाथन का, और 1960s में ये इंडिया के अंदर स्पेशली वर्कआउट हुआ। इस पर हमने बहुत हाई यील्डिंग जो वेराइटीज थी उनको यूज किया, और इस मेथड के थ्रू हमने यील्ड को कितना बढ़ा दिया, 3 टाइम्स तक बढ़ा दिया, ठीक है। रीजंस क्या थे, आपसे पूछा जाए कि व्हाट वर द रीजन, और या हो सकता है क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट। या पूछ सकते हैं 4 रीजन हो उसमें से एक पूछ, आपको इनकरेक्ट पूछ सकते हैं। तो क्या था, इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज आपने यूज की, एग्रोकेमिकल्स मतलब यू आर यूजिंग द फर्टिलाइजर प्लस पेस्टिसाइड्स, एंड बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। इससे पहले तक कोई बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं थी जो कि फॉलो हुई एट द टाइम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। क्या प्रॉब्लम थी, इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टिल नॉट इनफ टू फीड ग्रोइंग पॉपुलेशन। आप जो ग्रीन रेवोल्यूशन कर रहे थे, आपने यील्ड तो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, आप केमिकल्स भी यूज कर रहे थे, बेटर मैनेजमेंट भी कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं तो लिमिटेशन होगी उस सारी चीजों की। आपका एक यील्ड होगा, एक मैक्सिमम लेवल तक ही जा सकता है, राइट। आपको पता है हमारा लैंड का एरिया तो फिक्स है, उससे ज्यादा तो बढ़ नहीं सकता कि चलो चाइना में जाके आज खेती कराते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते। वी आर हैविंग द लिमिटेड लैंड। तो हम वेराइटीज, चलो हमने यील्ड का बात किया, वहां तक पहुंच गया, लेकिन हमें इसको एक दूसरे तरीके से चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू द पॉपुलेशन, राइट। चलिए, तो उसमें क्या हुआ, और एग्रोकेमिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो कैसे होते हैं, मोस्टली एक्सपेंसिव होते हैं फार्मर्स के लिए, और डेवलपिंग वर्ल्ड में तो आप देख सकते हो आज भी कितने सारे किसान क्या करते हैं, खुशी करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बैंक से इतना सारा लोन ले रखा होता है, बहुत सारी चीजें कर, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू द एग्रीकल्चर, राइट। और अभी थोड़ा सा चीजें रिलैक्स हो रही हैं, ठीक है, लेकिन एक अच्छा फील्ड है। अभी भी आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पीपल आर मूविंग फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो अपना एक फार्म हाउस ले लेते हैं और वहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ठीक है। तो वो एक अच्छा, लोग मतलब एज अ कैरियर भी इसको ऑप्ट कर रहे हैं। जो बायोलॉजिकल फील्ड के लोग हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को एज अ कैरियर ऑप्ट कर रहे हैं, और उसमें जो भी आपको पता है इसके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं,
कि अभी पीपल आर वेरी अवेयर अबाउट दिस, और वो भी कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो स्पेशली ऑर्गेनिक, अगर मतलब जिनके पास ऐसा है, जिनके पास नहीं है उनको तो कुछ भी मिल जाए, दैट्स फाइन। लेकिन इसका अभी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग का काफ़ी क्रेज है। Increase in yield with existing varieties is not possible using conventional breeding. Conventional breeding के जो मेथड है उनको यूज करके आप ब्रीडिंग को, मतलब जो yield है उसको एक लिमिट तक बढ़ा सकते हो, उसके बाद नहीं बढ़ा सकते। दैट्स व्हाई दिस इज द प्लेस जहां बायोटेक्नोलॉजी का रोल प्ले होता है। ठीक है, चलिए। तो ऑर्गेनिज्म जैसे अगर आप देखोगे, मतलब हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो हर जगह, मतलब काफ़ी ऐसा नहीं है कि आपने कहीं लिमिटेड आपने कर रखा है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम प्लांट्स में भी कर रहे हैं, बैक्टीरियाज में भी कर रहे हैं, एनिमल्स में भी कर रहे हैं, फंजाई में कर रहे हैं। तो इट इज़ नॉट लाइक कि लिमिटेशन है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में करेंगे। आप सारे ऑर्गेनिज्म में ऑलमोस्ट क्या कर रहे हो, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कर रहे हो आज की डेट। ठीक है, क्या क्या एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन आप देखें, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू द एबायोटिक स्ट्रेस। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, जैसे कुछ क्रॉप्स आपको पता है अलग अलग टाइप के क्रॉप्स होते हैं, कुछ विंटर सीजन में ग्रो होते हैं। ठीक है, राबी क्रॉप्स के बारे में आपने सुना होगा। दूसरे कौन से होते हैं? खारिफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स। और उसको आपको पता होगा कि एक विंटर सीजन में आते हैं, एक रेनी सीजन में आते हैं, राइट? तो कुछ लिमिटेशन होती हैं। ठीक है, और वो लिमिटेशंस क्या है? लाइक अगर आप बात करें तो एक जो वैरायटी है, अगर आप उसको दूसरे वैरायटी में ग्रो करोगे तो दैट इज अ काइंड ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस फॉर द अनदर टाइप ऑफ क्रॉप ना। अगर आप एक सीजन की क्रॉप को दूसरे में जाओगे तो वो उसके लिए क्या आ जाएगा, एबायोटिक स्ट्रेस हो जाएगा। हो सकता है कि उसको पानी ज़्यादा चाहिए हो, किसी को कोल्ड ज़्यादा चाहिए हो, वर्नलाइजेशन का फिनोमेना होता है, राइट? तो आपके पास ये सारी चीज़ों से आप ओवरकम कर सकते हो। कोल्ड है, ड्रॉट है, सॉल्ट है, हीट है। क्योंकि आपने देखा होगा सॉइल का प्रोफाइल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर मान लो कि कहीं बहुत सॉल्ट है सॉइल में और वहाँ एक लिमिटेशन आ जाती है कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो आप ऐसी वैरायटीज बना सकते हो जो सॉल्ट की हायर कॉन्सेंट्रेशन को बियर कर पाए, राइट? तो इस टाइप के चेंजेस कर सकते हैं। रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड। तो केमिकल जो पेस्टिसाइड्स हैं उन पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। आप जितने पेस्टिसाइड्स हैं, अगर आप कुछ ऐसे जीन इंट्रोड्यूस कर दो, जैसे आपने अभी बीटी कॉटन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ऐसे जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि जिसमें आप बाहर से आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, पेस्टिसाइड्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में आपको पता होगा, जैसे कई बार रेमेनेंट बचते हैं, आपने पराली के बारे में बहुत सुना होगा, पराली जलाते हैं। ठीक है, तो कई बार अभी जो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं वो ऐसे मॉडिफिकेशन हो रहे हैं कि वी आर फोकसिंग ऑन द मेन मटेरियल, कि वो तो ग्रो करेगा, लेकिन जो एडिशनल जो चीज़ें होती थी उनका अमाउंट बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो पोस्ट हार्वेस्ट आपके, जैसे चाहे वो आपका शेल्फ लाइफ हो, किसी भी उसकी क्रॉप की शेल्फ लाइफ का मतलब हो गया आप कितने टाइम तक रख सकते हो। आपने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत सारा ग्रेन, FCI के बारे में आपने सुना होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि मतलब अगर अभी हमारे पास इतना स्टोर्ड फूड है कि अगर आप 5 to 6 ईयर्स या 8 ईयर्स भी अगर आप सब कुछ बंद हो जाए, मतलब FCI ने इतना अमाउंट रख रखा है ग्रेन्स का कि अगर अभी 5 to 8 ईयर्स तक के लिए भी अगर कुछ हो जाएगा तो वी आर एबल टू फीड द पीपल, बिलीव मी। इतना मतलब उनके पास स्टोरेज है। और उससे कई बार चीज़ें ऐसे होती हैं कि वो ख़राब भी हो जाती हैं। तो अगर आप इसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दोगे, ऐसे करोगे, तो यू विल बी एबल टू कीप इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। फिर इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूजेज बाय द प्लांट्स। अब जैसे आपके पास जो भी एफिशिएंसी है आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर पाओ, आपको जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड की जा रही हैं आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर पाओ, तो दीज आर द बेनिफिट्स। इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, जैसे गोल्डन राइस का एग्जांपल दिया जाता है। तो गोल्डन राइस में आप देखते हो यू आर पुटिंग अ वन जीन, कौन सा, विटामिन ए का, ठीक है, बीटा कैरोटीन का। ठीक है, तो ये कौन से प्लांट से लिया जाता है, डैफोडिल से लिया जाता है। डैफोडिल से आप क्या कर सकते हो, ये जीन इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो गोल्डन राइस से आपको क्या मिल सकता है, विटामिन ए का जो डिफिशियंसी होगा आप उसको फुलफिल कर सकते हो। इस तरीके की चीजें आपको मिलती हैं। टेलर मेड प्लांट्स मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे टेलर मेड एक तो आप आता है रेडीमेड, आप जाके बनवा के कुछ भी ले लेते हो। सपोज आप कपड़े लेने गए, रेडीमेड जाके कुछ खरीद लिया, बट द फिटिंग्स विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू यू। अगर आप चाहते हो कि टेलर मेड बनाना, मतलब इट्स मीन कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकली आप उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर कुछ चेंजेस कर रहे हो तो दैट इज काइंड आर कॉल्ड एज अ टेलर मेड प्लांट्स। ओके, चलिए ठीक है। तो उसके बाद कुछ प्लांट्स के बारे में हमने बात करते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स जो इस तरीके से बनाए गए, उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो दैट इज अबाउट द, क्या क्या है हमारे पास, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन, राइट। सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया 2002 में
बीटी कॉटन, दिस वाज द फर्स्ट जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। 2002 में बीटी कॉटन वाज द फर्स्ट जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। उसके बाद और सारे चीजें आए। तो बीटी कॉटन के बारे में हम बात करते हैं कि बीटी कॉटन में होता क्या है। बीटी कॉटन में वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ वन जीन, बैसिलस थुरिंजेसिस जो एक बैक्टीरियम है, उसके पास एक जीन होता है, कौन सा, ट्राइजीन। और ये क्या बनाता है, ये किसके लिए कोड करता है। अच्छा एक चीज और देखेंगे, इसमें एक डिफरेंस आएगा, जब आप जीन लिखोगे तो यू विल बी राइटिंग इन द स्मॉल लेटर्स। अगर कहीं भी मेंशन आता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन आपका क्वेश्चन रॉन्ग करा सकती है। अगर आप तीनों लेटर स्मॉल में लिखें, इट इज मेंशनिंग अबाउट द जीन। लेकिन अगर पहला लेटर कैपिटल लिखा है और बाकी स्मॉल लिखे, दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन। ठीक है, ऐसा टेक्स्ट में मिलेगा आपको। जो जीन के बारे में जब उन्होंने मेंशन किया होगा, दे विल बी मेंशनिंग इन द स्मॉल लेटर्स ऑल, और जहां प्रोटीन मेंशन कर रहे होंगे दे विल बी राइटिंग सी इन द कैपिटल। और हो सकता है कि कहीं अगर वो ऐसा ना लिखें, क्राई के बारे में पूछने और सी कैपिटल में लिखा है और पूछ लें कि कौन सा मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, जीन है, क्या है, तो हो सकता है इस टाइप का एक कोई हाइपोथेटिकल कुछ क्वेश्चन को क्रिएट कर दें, तो उसके बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इट इज कोडिंग फॉर बीटी टॉक्सिन। ये बीटी टॉक्सिन क्या करता है, अगर इस बीटी टॉक्सिन की बात करें तो ये प्रोटॉक्सिन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटॉक्सिन बनाता है। जो भी अगर इसको लेगा नॉर्मल स्टेज में उसको, तो बैक्टीरिया को तो कोई नुकसान नहीं करने वाला, राइट। क्यों, किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में, वहां कोई भी इफेक्ट नहीं करता। लेकिन लेटर स्टेज में जब ये किसके पास जाता है, जैसे हमने बात की इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में, लेकिन अगर ये पहुंच जाए, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को ये फॉलो करता है, क्या करता है, तो क्राइजीन है बैसिलस thuringiensis से, जैसे ये बीटी कॉटन हो गया आपके पास, तो इस बीटी कॉटन से ये सेल एक्सप्रेस करते हैं इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन। ये अगर जैसे अगर कॉटन पे जैसे बॉल वर्म्स की हम बात करते हैं, बॉल वर्म्स अगर इन्फेक्ट कर रहे हैं, जो इंसेक्ट इन्फेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस इंसेक्ट की भी कैटेगरी है। ठीक है, आपको लेपिडोपटेरेंस है, कॉलियोपटेरेंस है, डाइपटेरेंस है, दीज आर द 3 कैटेगरीज जिसके मेनली इंसेक्ट इनको इन्फेक्ट करते हैं, राइट। उसमें से एक आपका आ रहा है कॉटन बॉलवर्म्स। ये कॉटन बॉलवर्म्स जब इसको इन्फेक्ट करते हैं तो कॉटन इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होता था इससे। ठीक है, तो क्या किया गया कि ये जीन इंट्रोड्यूस कर दिया गया और उससे क्या बनने लगा, आपके पास ये प्रोटीन बनने लगा या प्रोटोटॉक्सिन बनने लगा। अब इसका होता क्या है कि जैसे ही जो इंसेक्ट होगा वो इसको इनगल्फ करेगा या लेगा, तो उससे क्या होता है, उसकी जो मिडगट होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर उसकी मिडगट होती है, उसमें पीएच होता है, एल्कलाइन पीएच होता है। कैसा पीएच होता है, एल्कलाइन पीएच होता है, और उसकी वजह से ये कैसा होता है, सॉल्युबलाइज होके एक्टिव हो जाता है। ठीक है? और ये क्या बना लेगा, एक्टिव टॉक्सिन बना लेगा। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या हो रहा है इसमें, तो इसमें आपके पास कौन सा जीन है, क्राई जीन है। ये क्राई जीन क्या बना रहा है, एक प्रोटोटॉक्सिन बना रहा है, दैट गेट एक्टिवेटेड व्हेन इट इज इनगल्फ्ड बाय द इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या करेगा, जब इसको इनगल्फ करेगा तो इट इज चेंजिंग इनटू द एक्टिव फॉर्म, और ये एक्टिव फॉर्म में होने के बाद क्या करता है, इट इज क्रिएटिंग द पोर्स। कि मिडगट के एपिथेलियल सेल्स में पोर्स क्रिएट कर देता है। और आप सोच सकते हो कि किसी का एलिमेंट्री कैनाल जो मेन पार्ट है जिससे फूड इनटेक करना है, उसके सेल्स में आपने पोर्स क्रिएट कर दिए, उसके अंदर क्या करेगा, वाटर फिल कर जाएगा, बाहर का कंटेंट फिल कर जाएगा और सेल्स डैमेज हो जाएंगे और जल्दी इस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, राइट। तो ऑब्वियसली फिर एक टाइम आता है कि जब ऑलरेडी आपको पता चलता है कि ये, क्योंकि हर किसी ऑर्गेनिज्म में इतने इंस्टिंक्ट तो हैं ही कि अगर स्टार्टिंग में आप इन्फेक्ट कर रहे हो और आपको पता चल जाए कि अच्छा इससे मुझे नुकसान हो रहा है, तो द अदर ऑर्गेनिज्म विल स्टार्ट टू अवॉइड दैट, राइट। और वो धीरे धीरे आ जाता है कि ये एक स्पीशीज डेवलप हो गई कि इसमें अब इन्फेक्शन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली, ये नेचुरली है कि उसको अवॉइड करने लगते हैं। ठीक है, तो स्वेलिंग ऑफ द मिडगट एपिथेलियम सेल्स एंड देमसेल्फ, मतलब दे विल गेट लाइसिस एंड डेथ ऑफ, फाइनली जो इंसेक्ट होगा उसकी डेथ हो जाएगी, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड कि इसमें ऐसा किया गया। ठीक है, उसके अलावा जैसे कुछ और प्लांट्स के एग्जांपल देखें तो सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया गया था वैसे टोबैको का बनाया गया था। अब बोलोगे टोबैको से क्या ही, ऐसा थोड़ी है, टोबैको फूड है, लेकिन फिर भी टोबैको का इंडस्ट्री भी काफी बड़ा है। ठीक है, मुकेश को तो आप लोग जानते ही होंगे, सब लोग जानते हो ना, तो आप जानते हो टोबैको का इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। तो टोबैको के लिए जो सबसे पहला जो प्लांट बनाया गया वो टोबैको में बनाया गया। ठीक है, टोबैको में आपने चेंजेस किए। उसके अलावा जैसे टोमेटो में देख सकते हैं, फ्लेवर सेवर सुना होगा आपने, ठीक है, फ्लेवर सेवर टोमेटो, क्या होता था बच्चे इसमें, इसमें क्या मैकेनिज्म होती है, क्या करता है ये,
इसमें जो एक एंजाइम होता है उसका डिक्रीज हो जाता है। कौन सा एंजाइम होता है? जिससे जो पेक्टिन होता है, आपको पता है इसको अगर आप देखोगे टमाटो बहुत फ्रेश लगेगा, राइट, बहुत फ्रेश लगेगा और डिग्रेडेशन कम होगा। तो वो किस एंजाइम की वजह से होता है? फ्लेवर सेवर टोमेटो होता है, इसमें आप क्या करते हो, एक जो पर्टिकुलर जीन है उसके रिडक्शन, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज, दैट्स द नेम ऑफ एंजाइम, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज एंजाइम होता है, उससे क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। मतलब इस एंजाइम का अगर आप रिडक्शन करा दोगे, चेंजेस करा दोगे, तो ये जो टमाटोज होंगे वो कैसे लगेंगे, हमेशा फ्रेश लगेंगे। जैसे अभी आप मार्केट में देखते होगे, अब जैसे आप अपने पेरेंट्स से या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं कभी उनसे पूछिएगा, तो आपको जो वेराइटीज है ना वो देखने में चाहे कितनी भी अच्छी लगे, ठीक है, लेकिन उनके कौन से फीचर्स पे काम किया जा रहा है, जो बाहर से देखने वाले फीचर, ठीक है। मतलब हो सकता है, मतलब ये वही बात हो गई कि देखने से हो सकता है बंदा बहुत अच्छा लगता हो बाहर से, मतलब बहुत स्मार्ट हैंडसम, और जैसे ही मुंह खोल रहा है तो मान, मतलब उसकी वैल्यूज पता चल जा रही हैं कि उसके पेरेंट्स ने या उसने कहाँ से, उसकी क्या वैल्यूज है। तो वैल्यूज अबाउट द इंटरनल थिंग, राइट। और इसी तरीके से हम किसी प्लांट के बारे में बात करते हैं तो मार्केट में मेनली हम क्या चीज़ देख के खरीदते हैं कि अच्छा ये फ्रेश लग रहा है, ये लग रहा है कि अच्छा इसके अंदर इसका जो बाहर का जो स्किन है, जो बाहर की कवरिंग है वो कितनी फ्रेश है, यही चीज़ देखते हैं। उसके अलावा तो हम कुछ देख भी नहीं सकते, राइट। तो मेनली जो भी लोग काम कर रहे हैं वो मेनली दे आर वर्किंग ऑन दिस फील्ड, और उसी फैक्टर्स पे काम कर रहे हैं जहाँ की हो सकता है कि इंटरनल क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी हो रही हो, ठीक है? ये भी हो सकता है। तो बहुत कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करके हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू पे भी काम करना है, प्लस शेल्फ लाइफ पे भी काम करना है, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप फ्लेवर सेवर टोमेटो का देख सकते हैं, या इसके अलावा जैसे कुछ चेंजेस करके, अच्छा ये किसके थ्रू करते हैं, अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो वेक्टर होता था प्लांट्स में, कौन सा यूज़ करते थे? तो अगर प्लांट्स में आपको कुछ चेंज करना है तो किसके थ्रू करेंगे? आपके पास जो प्लाज्मिड होता था किसके अंदर होता था? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को यूज करेंगे। उसके अंदर कौन सा प्लाज्मिड था? टीआई प्लाज्मिड। और उसके थ्रू वो क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। तो आप प्लांट्स में अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे तो आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, एक यूज होता है, आप यूज करते हो जैसे हेरोडिन का, हेरोडिन का नाम सुना है? हिरुडिनेरिया ईच, हिरुडिन क्या होता है? जैसा विच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज दिस? जैसा एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट है ये। अब आप क्या कर रहे हो, ये एक एंटीकोगुलेंट है, राइट। और इस एंटीकोगुलेंट को आप क्या कर सकते हो, प्लांट में ग्रो कर सकते हो, ठीक है। ब्रेसिका की कुछ स्पीशीज होते हैं जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ब्रेसिका की कुछ स्पीशीज हैं जिसके अंदर आप इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हो। कौन से फाइलम में बिलोंग करता है? हिरुडिनेरिया ईच कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? एस्कलमेंथीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, पोरीफेरा, साइनोडर्मेटा। हाँ? ऐसा मत बोलो, अभी तो बस कुछ दिन बचे हैं अंत समय आने में। हाँ? एनेलिडा का मेंबर है बच्चे, एनेलिडा का मेंबर है, वही मेंबर जिसका मेंबर अर्थवॉर्म है, ठीक है। तो जो हेरुडिनेरिया होता है उसका ये कौन से मेंबर में आ रहा है, एनेलिडा में आ रहा है। एनेलिडा का मेंबर होता है हेरुडिनेरिया, उससे क्या निकलता है, हेरुडिन निकलता है, जिसको आप प्लांट में ग्रो कर सकते हो। कैन यू इमेजिन दैट कि कोई एनिमल का प्रोटीन है और उसको हम प्लांट में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? और इसको कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ एंटीकोगुलेंट यूज, ठीक है। चलिए, तो दीज आर द एग्जांपल्स। और उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट। तो जो चॉइस की हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से, स्पेशली आपसे इसमें जीन पूछा जाएगा कि जो जीन होता है, चॉइस ऑफ जीन किस किस चीज पे डिपेंड करता है, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक टारगेट पेस्ट पे और दूसरा क्रॉप के ऊपर। इन दो चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका जो टारगेट जीन है वो क्या होगा, मतलब आपकी कौन सी क्रॉप है और इंसेक्ट किस टाइप का, तभी तो आप जीन सेलेक्ट करोगे। हो सकता है कि भाई उसकी रिक्वायरमेंट पता चला, आपने बीटी टॉक्सिन बना लिया, इंसेक्ट पे कोई असर ही नहीं हो रहा, हो सकता है उसका मैकेनिज्म कुछ अलग हो, ठीक है। तो आप ऐसे पेस्ट कैसा है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर डिपेंड करेगा। जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके का जीन आप इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास ये है क्राय 1AC, फर्स्ट भी बोल सकते हैं क्राय फर्स्ट AC एंड क्राय सेकंड AB। ये किसके लिए, किसमें फंक्शनल होते हैं, कॉटन बॉलवॉर्म्स। क्राय 1AC
फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एबी, ठीक है, एसी एंड एबी, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉटन बॉलवर्म्स। और अगर दूसरा देखेंगे, क्राई वन एबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉर्न बोर, दिस इज फॉर कॉर्न, और पहला वाला किसके लिए था, कॉटन बॉलवर्म्स, राइट। तो दीज आर द जीन्स जो आपको स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंसेक्ट्स की हम बात करें कि कौन से इंसेक्ट के ग्रुप हैं, जैसे मैंने आपको बोला कौन कौन से थे, लेपिडोपटेरा, कॉलियोपटेरा, डाइपटेरा। डाइपटेरा में स्पेशली जैसे फ्लाइज और मॉस्किटोज आ जाते हैं आपके, ये तो आप जानते हो फ्लाइज एंड मॉस्किटो। कॉलियोपटेरा में बीटल्स आते हैं, और लेपिडोपटेरा में आपके पास जो टोबैको बड वर्म है एंड आर्मी वर्म एंड कॉटन बॉल वर्म्स, दीज आर कमिंग इनटू द लेपिडोपटेरा। दिस इज द क्लास ऑफ इंसेक्टा जहां पर जाके स्पेसिफिकली ये जो आपके जीन्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्रायोजीन, वो स्पेशली वर्किंग करेंगे अब। और ये 3 स्पीशीज के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है 20 में, 2020 में इस पे क्वेश्चन आया था, तो इसको ध्यान रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेपिडोपटेरा, कॉलियोपटेरा एंड डाइपटेरा। डाइपटेरा बहुत कॉमन है, मॉस्किटो फ्लाइज इस ग्रुप में आते हैं, फिर उसके बाद बीटल्स आते हैं कॉलियोपटेरा में, और सबसे ऊपर जो बहुत कॉमनली इन दो ग्रुप के आने के चांसेस सबसे कम है, सबसे ज्यादा इसके, जो लेपिडोपटेरा है वो सबसे ज्यादा चांसेस है कि इस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस आपने देखा होगा, काफी सारे जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस का एक मैकेनिज्म होता है। आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब ये हुआ, आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं, वी जस्ट नीड टू मेक द प्रोटीन थ्रू द एमआरएनए। कोई भी डीएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए, अगर कोई भी सीक्वेंस होगा तो आप क्या बनाओगे, पहले एमआरएनए बनाओगे, एंड एमआरएनए से क्या बना सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं, राइट। बट दिस मेथड में अगर आपका एमआरएनए को आप डिस्ट्रॉय कर दो, अगर एमआरएनए की फंक्शनिंग को, अगर जो एमआरएनए से प्रोटीन बनना है प्रोसेस को अगर किसी भी तरीके से आप हिंडर कर रहे हो, तो फाइनली इट गोइंग टू अफेक्ट द प्रोसेस। जो भी प्रोसेस होगी एमआरएनए से अगर आपको कोई प्रोटीन मिलने वाली थी, और ये ऑलमोस्ट सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म होता है जहां आप एमआरएनए को क्या कर सकते हो, साइलेंस कर सकते हो। इसमें आरएनए इंटरफेरेंस इसको क्यों बोल रहे हैं, आरएनए इंटरफेरेंस इसलिए बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है आरएनए के एक्सप्रेशन पे, स्पेशली एमआरएनए के एक्सप्रेशन पे। एमआरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। अब पता चला एमआरएनए आपने बना के रखा है, दैट इज रेडी टू एक्सप्रेस द प्रोटीन, वहां से प्रोटीन बनाएंगे, और वहां जाके आपका क्या हुआ, जो एंटी सेंस वाला आरएनए है वो जाके उससे बाइंड कर गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें सेंस और एंटी सेंस करके 2 सेगमेंट बनाते हो आप, जाके वो किसी उसी कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो एमआरएनए है उससे बाइंड कर जाएंगे, और फिर उसके बाद आपके पास जो भी लोडिंग होगी, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, क्या लोड होता है, ये एमआरएनए कहाँ जाएगा, कैसे प्रोटीन सिंथेसिस, एमआरएनए आ गया आपके पास, एमआरएनए किसका जो लोडिंग होगी, क्या एमआरएनए की जो उसकी राइबोसोम की लोडिंग है क्या हो पाएगी, जो आपके स्मॉल सेगमेंट सब यूनिट है या लार्जर सब यूनिट है वो उसके ऊपर लोड नहीं हो पाएगा। अगर आप इसका एनिमेशन देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग एनिमेशन होता है कि एक बिल्कुल व्हीकल की तरह ये दोनों पार्ट, अगर ये आपका एमआरएनए है तो इसके ऊपर स्मॉल यूनिट और लार्जर सब यूनिट इस पर टैग हो जाते हैं, और उसमें आपके पास यूनिट्स होती हैं, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की ईपीए यूनिट होती है, राइट, और एग्जिट साइट होती है, और पेप्टाइडल सिंथेसिस साइट होती है, राइट, तो आपका एंट्रेंस साइट होती है। तो वो सारी साइट से आपका क्या करता है, एंट्रेंस करता है, और आगे आगे एमआरएनए बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास ऑलरेडी कहीं आप सोचो कि आपने ये सॉकेट बना के रखा था कि यहाँ आके ये मशीनरी फिट हो जाएगी, अब ऑलरेडी आपने आरएनए उसके ऊपर लगा के रखा है। आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ, आपने एक सीक्वेंस बनाया जो एमआरएनए पे आपके बाइंड कर गया, तो वो फिर उसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं है, क्योंकि आरएनए जो राइबोसोम की आप बात करते हो, राइबोसोम कैसे बाइंड करता है, राइबोसोम ऐसे बाइंड करता है कि एमआरएनए के जो इनिशियल सीक्वेंसेस होते हैं उसके साथ जो राइबोसोम है उसमें भी वही सीक्वेंसेस होते हैं मैचिंग वाले। ये एक तरीका है, ऐसा नहीं है कि राइबोसोम आया रैंडमली और किसी भी एमआरएनए के ऊपर बैठ गया। जब तक के वो इनिशियल सीक्वेंसेस नहीं होंगे तब तक के किसकी लोडिंग नहीं होगी, राइबोसोम की लोडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग ये इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग का मतलब क्या हुआ, आपने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग मतलब क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन आपने कर लिया, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से एमआरएनए का बनना, ठीक है? आप साइलेंसिंग दो तरीके से कर सकते हो, एक तो साइलेंसिंग ये है कि आप जीन को एक्सप्रेस ही नहीं हो,
मतलब आपके पास ये डीएनए है, इस डीएनए से एमआरएनए बनना था, आपने यहाँ से इसको बनने ही नहीं दिया, जीन को आपने एक्सप्रेस नहीं होने, एक तो तरीका ये है। दूसरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, मतलब आप वो कहते हो ना कि अभी तो मतलब धनुष से तीर निकल चुका है, ठीक है, अब इसको नहीं रोक सकते। तो एक बार डीएनए ने एक्सप्रेस कर दिया, एमआरएनए बन चुका, लेकिन फाइनल स्टॉप पे भी क्या कर सकते हो, फाइनल स्टॉप पे एमआरएनए जब बन गया, इसको बोलेंगे ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। और इस ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मॉडिफिकेशन कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग है ये कि आपने एमआरएनए बना दिया और अब इसको साइलेंस कर देंगे और इससे अब हम कोई प्रोटीन नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक मेथड है और उसमें हम क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस यूज करते हैं, आरएनए-आई, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए कोडेड फ्रॉम पेस्ट स्पेसिफिक जीन इज साइलेंस्ड प्रिवेंटेड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड सोर्स। कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का क्या मतलब, क्या हुआ, आपके पास जो एमआरएनए था, आपको ये तो पता था कि आपको जैसे सपोज ये पता चल गया कि किसी पेस्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट जीन है, कैसे बनाते हैं, आपको अगर कोई पेस्ट है और उसको आपको पता चल गया कि इसका ये जीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये जीन हम किसी तरीके से साइलेंस कर दें तो, या इसकी प्रोटीन को हम साइलेंस कर दें, बनने ना दें, तो ये पेस्ट सरवाइव नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे उसके लिए, आप उसका सीक्वेंस आपको ऑलरेडी पता चल गया, अब आपको सीक्वेंस पता चल गया तो आपको उसी सीक्वेंस की क्या बनाने हैं, आरएनए बनाना है, ठीक है? अब वो आरएनए बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे वायरसेस विद आरएनए जीनोम यूज कर सकते हैं। ये किस किस तरीके से हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो सोर्सेज है वो आपको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। आपको पता है जो वायरसेस होते हैं जो आरएनए जीनोम के होते हैं, ठीक है, उनको आप यूज कर सकते हो। और यू कैन यूज द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोजन रेप्लिकेटिंग वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट। कई बार आपने देखा होगा ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, ये एडिशनल सेगमेंट्स होते हैं जो डीएनए में बनते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। मतलब एक हो सकता है कि डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोजन्स होते हैं, उन ट्रांसपोजन्स में भी ये होता है कि डीएनए का एक सेगमेंट है, ऑटोमेटिकली आपके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस का कॉपी बनी और दूसरी जगह इंसर्ट भी हो गया। इन ट्रांसपोजन्स की खास बात ये होती है कि ये इनके पास सीक्वेंस होते हैं इंटीग्रेशन के, मतलब ये पहले अपने आप को सिंथेसाइज करेंगे और फिर कहीं जाके जीनोम में अपने आप को एक्टिवेट भी, मतलब ऐड भी कर लेंगे। और अगर सपोज इस तरीके की चीजें हुई, इन ट्रांसपोजोन से भी काफी सारे म्यूटेशन क्रिएट हो सकते हैं। अगर ये ट्रांसपोजोन आपकी बॉडी में कोई ट्रांसपोजोन बना और दूसरी जगह मूव कर गया, ठीक है, तो वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप आरएनए इंटरफेरेंस कर सकते हो, या तो वायरसेस विद आरएनए जो जीनोम्स हैं, या आप यूज कर सकते हो ट्रांसपोजोन्स, क्योंकि उनकी मैकेनिज्म में भी कहीं ना कहीं बीच में आप क्या करते हो, आरएनए बना, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जैसे कोई पेस्ट है, पेस्ट कॉजिंग द रूट्स नॉट डिजीज इन टोबैको प्लांट, किसके थ्रू, पेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा, ये एक नेमाटोड है, हेलमिंथ है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जा रहा है, ये एक नेमाटोड स्पेसिफिक जीन होती है, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट प्लांट टोबैको के अंदर। नेमाटोड स्पेसिफिक जीन को किसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, होस्ट प्लांट के अंदर। कौन सा होस्ट प्लांट है, टोबैको, राइट। बाय यूजिंग व्हाट, टीआई प्लाज्मिड, क्योंकि प्लांट में जब भी हम बात करेंगे क्या यूज करेंगे, एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, जिसमें क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड, राइट, इसको यूज करेंगे इन सच अ मैनर दैट इट प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल्स। आपने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया होस्ट प्लांट के अंदर, आपने टोबैको की एक ऐसी स्पीशीज प्रोड्यूस की कि जिसके पास एक जीन है, कौन सा जीन है, जो आपका इंसेक्ट इसको इन्फेक्ट करने वाला है इन फ्यूचर, उसका आपने कोई जीन इसके अंदर इंट्रोड्यूस, और ये जीन क्या करता है, ये आरएनए बनाता है, एक सेंस और एक एंटी सेंस, और ये किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, उस जीन का जो इंसेक्ट के अंदर प्रेजेंट है, राइट। कि कोई इंसेक्ट आने वाला था ऑलरेडी, उसकी डिटेल आपको आपने इस होस्ट प्लांट को दे दी, और ये क्या कर रहा है, जब अपने सारे प्रोटीन बना रहे हैं, जब तक कि मान लो वो इंसेक्ट नहीं आ रहा है तब तक ये प्रोटीन बन रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारे पास कोई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है नहीं उससे रिलेटेड, प्लांट के अंदर तो है नहीं टोबैको के पास। लेकिन जब वो आ जाता है, सपोज इंसेक्ट ने इसको हार्म किया, पेस्ट ने, जो हेलमिंथ है वो आ गया और उसने किया, तो सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दैट इनिशिएट्स आरएनए इंटरफेरेंस। जैसे ही आपके पास ये हेलमिंथ आएगा, इस हेलमिंथ का जो एमआरएनए बनेगा, उस एमआरएनए पे जाके क्या बाइंड कर जाएंगे, ये सेंस और एंटी सेंस पहले आपस में जुड़ जाएंगे डबल स्ट्रैंडेड, और ये डबल स्ट्रैंडेड मतलब अगर आपके पास ये एमआरएनए है पे कोई सीक्वेंसेस लगे, ये एमआरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस पे आके क्या हो जाएगा, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लग जाएगा। ये इसी को क्या बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है।
आपका सेंस और एंटी सेंस। सेंस और एंटी सेंस का मतलब क्या हुआ, इसका जस्ट अपोजिट, राइट। वो एंटी सेंस हो गया और उसके ऊपर क्या लग गया, सेंस लग गया, राइट। डीएनए में अगर आप देखो तो डीएनए के ये दो स्ट्रैंड होते हैं। एमआरएनए आप किससे बनाओगे, आपके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंस है और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। इसमें कौन सा सेंस है, कौन सा एंटी सेंस है, बताओ। सेंस कौन सा है, एंटी सेंस। टेम्पलेट, एक टेम्पलेट से तो आपने एमआरएनए बनाया, एक टेम्पलेट है, एक नॉन टेम्पलेट है। लेकिन जो एमआरएनए का सीक्वेंस आप बनाते हो, जो एमआरएनए बना रहे हो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले पे बनाओगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया ये, एमआरएनए तो बन गया आपका। लेकिन ये जो एमआरएनए बनता है उसका सीक्वेंस किसके उसके होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले के, तो वो सेंस हो गया और एंटी सेंस। आपका एक सेंस हो गया, एक एंटी सेंस हो गया। तो एमआरएनए किसकी तरह होता है, ऊपर वाले के, जिसका नॉन टेम्पलेट वाला है, राइट। चलो, तो इस तरीके से मेथड हो गया। ये आपको आरएनए इंटरफेरेंस समझ आ रहा है कैसे कैसे बन रहा है। मतलब मान लीजिए कि आपको किसी दुश्मन से लड़ना है, उसका कोई नोन, आपको उसकी कोई कमजोरी है वो आपको ऑलरेडी बता दी गई है, उसका सीक्वेंस आपके पास ऑलरेडी है। जब वो दुश्मन आपके पास आएगा, आपके पास ऑलरेडी एक मेथड है, एक जीन है जो क्या बना रहा है, एक सेंस और एक एंटी सेंस सीक्वेंस बना रहा है। जब भी वो एमआरएनए बनाएगा तो ऑलरेडी उस पर बाइंड कर लेगा और उसको फेल कर देगा मैकेनिज्म को। तो जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उस इंसेक्ट के लिए वो, या हेलमिंथ के लिए वो नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से ये फंक्शनिंग आप देख सकते हो यहाँ। तो parasite could not survive in a transgenic host expressing specific interfering RNA, और host plant कैसे जनरेट करेगा, डबल स्ट्रैंडेड ट्रिगर्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नेमेटोड इन्फेक्शन, ठीक है। तो अगर नेमेटोड से या हेलमिन से आपको देखना है तो उसके केस में भी हम क्या कर सकते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हो, किसकी, हेलमिन की। उसके बाद हम आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन में क्या क्या एप्लीकेशन है, अभी तक हमने देखा एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में हमने क्या क्या देखा, एग्रीकल्चर में स्पेशली हमने बात की जब हमने स्टार्ट किया था विद व्हाट, बीटी कॉटन के बारे में बात की। बीटी कॉटन 2002 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम, राइट। इसके अलावा हमने फ्लेवर सेवर टोमेटोज की बात की। इसके अलावा बात की कि सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था टोमेटो में स्टार्ट हुआ, जो चेंजेस आपने किए हैं टोमेटो में, चेंजेस किए हैं जो एबायोटिक स्ट्रेस को मतलब बेयर कर सके, ऐसा प्लांट आपने बनाया, ठीक है। तो दीज वर द थिंग्स जो हमने डिस्कस किया। अच्छा, हेरोडिन के बारे में बात की। हेरोडिन किसका, हेरोडिनेरिया किसका मेंबर था, एनालिडा का मेंबर था, उससे हेरोडिन निकल रहा है। ब्रेसिका के कुछ स्पीशीज में इसको डालते हैं, ठीक है। ब्रेसिका जो प्लांट होता है, ब्रेसिका के बारे में आपने सुना होगा, उसके अंदर आप हेरोडिन डाल के उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, उसकी प्रोटीन्स बना सकते हो आइसोलेट कर, ठीक है। तो दीज वर द मेथड। फिर हमने एक हेलमेंथ के बारे में, अच्छा जीन्स हमने कौन कौन से पढ़े, हमने पढ़ा कौन कौन सा था। अगर स्पेशली आप देखें जो टोबैको के अगर आप देखें या कॉटन के अगर आप देख रहे हैं, उसमें क्राई कौन कौन से जीन थे, क्राई एक एसी था, एक ए बी था, ठीक है। तो आपके पास था क्राई 2 ए बी और क्राई 1 ए सी। ये दोनों किस में करते हैं, कॉटन बॉलवर्म में। और क्राई 1 ए बी किस में कर रहा है, कौन, ये आपका उसमें कॉर्न, ठीक है, कॉर्नवर्म में, ठीक है। सो दीज वर द जीन्स जो हमने स्टडी किए। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमने हेलमिंथ के केस के बारे में पढ़ा। हेलमिंथ में हम क्या यूज कर रहे थे, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। अच्छा, तीन कौन कौन से इंसेक्ट के क्लासेस में कर रहा था, कौन सी क्लासेस थे इंसेक्ट के, लेपिडोप्टेरन्स और कॉलियोप्टेरन्स और डाइप्टेरन्स। लेपिडोप्टेरन्स के कुछ एग्जांपल बता सकते हैं, टोबैको बॉलवर्म्स और आर्मी बॉलवर्म्स, स्पेशली ये दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डाइप्टेरन्स में आप जानते हो मॉस्किटोस आते हैं, फ्लाइज आते हैं, ठीक है। कॉलियोप्टेरन्स में क्या आ रहा था, बीटल्स आ रहे थे। तो दीज आर द एग्जाम्पल, और ये ऑलरेडी आ चुका है 2020 में, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं मेडिसिन में। मेडिसिन में अगर आप बात करें तो 30 रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हैव बीन अप्रूव फॉर ह्यूमन यूज वर्ल्ड वाइड, और इनमें से 12 जो इंडिया में है वो स्पेशली मार्केटेड जा रही है, राइट। मतलब 30 अप्रूव हो चुकी हैं ऑलरेडी, जिसमें से कितनी इंडिया में यूज हो रही है, 12। मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, ठीक है। और आपको पता है ड्रग ट्रायल्स में बहुत बहुत टाइम लगता है, मतलब इट टेक्स 10 to 12 ईयर्स। मतलब कोई भी ड्रग जब बनती है उसके ट्रायल्स होने में और उसको मार्केट में आने में पूरा टाइम लग जाता है, 10 से 12 साल, जो कि अब हो सकता है थोड़ा सा कम हो गया हो, लेकिन मोर और लेस इतना लग जाता है वक्त, कि आपको कई फेज के ट्रायल उसके निकालने पड़ते हैं और बाद फिर वो ड्रग अप्रूव हो।
उसके बाद हम बात करते हैं इंसुलिन का। बहुत कॉमनली आपको पता है यूज़ किया जाता है, मेडिसिनल यूज़ बहुत है क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा है। तो इंसुलिन अगर आप देखें तो एक 51 अमाइनो एसिड का प्रोटीन। कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। के अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 3 चेन होती हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे जो प्रो इंसुलिन होता है आपके पास, इंसुलिन भी अगर आप देखोगे तो आपके पास चेन के हिसाब से देखें तो एक चेन हो गई आपके पास, दूसरी चेन हो गई, ये चेन हो गई, और उसके अलावा एक एडिशनल सीक्वेंस होता है इसके पास, इस तरीके का एक सीक्वेंस है आपके पास। तो आपके पास ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, राइट। ए और बी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपस में कैसे कनेक्ट रहते हैं? ठीक है, सल्फाइड बॉन्ड रहेंगे, सल्फाइड बॉन्ड से ये कनेक्ट रहते हैं। तो इनके पास कितनी होती है इंसुलिन की अगर आप बात करें तो देयर आर 3 चेन्स। प्रो इंसुलिन की बात कर रहा हूँ, जो फंक्शनल इंसुलिन होगा उसमें कितने होंगे? बस 2 होंगे। तो इसमें अगर देखें तो ए में 20 होते हैं, इसमें 31 होते हैं। 20 और 31 का सीक्वेंस होता है। ठीक है, एक में 20 हो गए, 2 चेन हो गए, टोटल 51 अमाइनो एसिड थे, एक चेन में 20 है, दूसरे वाले में 31 है। अब इसमें जो चैलेंज है वो क्या चैलेंज है कि आप अगर इसको आर्टिफिशियली क्रिएट करोगे तो जो भी प्रोटीन्स होती है ना, उन प्रोटीन्स में हमने देखा था कि हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स आर द प्राइमरी वन, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी क्या होते थे? सिंपल अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, राइट। सेकेंडरी में वो कुछ हेलिक्स का फॉर्म ले रहे हैं, राइट। फिर आपको चेन्स को जोड़ना भी है, क्वाटरनरी फॉर्म आ गया, राइट। और आप देख रहे हो काफी सारे प्रोटीन तो ऐसा भी होंगे कि जब वो अपने फंक्शनल फॉर्म में आते हैं तब तक वो अपने बहुत सारे पार्ट को लूज कर देते हैं। मतलब प्रोटीन्स का कई बार, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कोई प्रोटीन आना है तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचने तक का भी सीक्वेंस दिया जाता है। कि जैसे आपके जब रॉकेट यहाँ से आप लॉन्च करते हो तो आपने देखा होगा रॉकेट में फ्यूल के पार्टीशंस होते हैं, और वो जिस हाइट तक पहुंचता जाता है उतना उतना पार्ट आप क्या करते जाते हो? लूज करते जाते हो, राइट। आपकी जो प्रोटीन्स होती हैं वो भी ऐसे ही होती है। सेल के अंदर अगर आपने प्रोटीन्स की डिलीवरी पढ़ लिया, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको दिल खुश हो जाएगा कि हर सीक्वेंस को, हर प्रोटीन को जिसको माइटोकॉन्ड्रिया पे पहुंचना है उसकी टैगिंग है कि ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा। आप स्पेसिफिकली प्रोटीन देख के बता सकते हो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा कि न्यूक्लियस में जाएगा। ठीक है, हर एक प्रोटीन के आगे पीछे आपने एड्रेस डाल रखा है, बहुत स्पेसिफिक, कि ये प्रोटीन जो है अगर आपने उसको मतलब स्पेशली ये स्टडी किया गया कि उस प्रोटीन के उस सीक्वेंस को ब्रेक कर दिया गया, वो भटक गया कि उसको जाना कहाँ है। ठीक है, तो सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है, और पहुंचते पहुंचते कई बार तो एंजाइम्स लगे होते हैं उस सरफेस पे जो उसको ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सपोज उसको जाना है क्रिस्टी के अंदर, तो उससे पहले उसका सीक्वेंस उतना कट कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से प्रोटीन की बहुत ज़्यादा शार्प आप जो फाइनल फॉर्म आती है उससे पहले बहुत मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। अब सपोज आप एक रिसर्चर हो और आपने कोई प्रोटीन बनाना था, फंक्शनल प्रोटीन, आपने सोचा कि अच्छा ये इस डीएनए का सीक्वेंस हो गया, मैं यहाँ से बना लेता हूँ। आपने बनाया, प्रोटीन बन गया 2000 अमाइनो एसिड्स का, लेकिन जो फंक्शनल प्रोटीन है वो पता चला कि बस 200 अमाइनो एसिड। तो उसके बीच की जो जर्नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और वही चीज़ आपको बताई जा रही है कि ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन के अंदर भी आपके पास कितनी चेन्स हैं? देयर आर 3 चेन्स प्रो इंसुलिन के फॉर्म में। अगर हम बात करें तो प्रो इंसुलिन में कितने चेन होते हैं? 3। प्रो इंसुलिन में आपके पास ए बी सी, देयर आर 3 चेन्स। अगर आप फंक्शनल फॉर्म बात करोगे, जो एक्टिव फॉर्म होती है, कितने होते हैं? ए एंड बी, 20 एंड 31, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन दैट यू आर हैविंग। ठीक है, तो इस इंसुलिन का, अच्छा इंसुलिन वर्ड कैसे आया? ये इंसुलिन वर्ड कहाँ से आया? ये व्हाट डज इट मीन? हम यूज करते हैं इंसुला, तो ये लैटिन वर्ड होता है इंसुला। इसके लिए हम, जैसे आपने पढ़ा होगा, ये कहाँ से, किससे इंसुलिन रिलीज हो रहा था? कहाँ से रिलीज होता है इंसुलिन? कहाँ से रिलीज होता है ह्यूमन में? पेनक्रियाज में। कहाँ से? कहाँ होती हैं बीटा सेल्स? आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। तो वर्ड जो इंसुला है उसका लैटिन मतलब होता है आइलैंड, तो ये वर्ड वहीं से आया। जो पेनक्रियाज से आपने आइसोलेट किया था, तो जो इंसुला वर्ड है दैट इज एक्चुअली लैटिन वर्ड, और इसका मतलब ये होता है आइलैंड। और किसको, कहाँ से आइलैंड कहाँ से आइसोलेट किया था? आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? इंसुलिन दे दिया गया। ठीक है,
तो ये फर्स्ट टाइम आपको स्टार्टिंग में पता होगा कि डॉग से आइसोलेट किया था स्टार्टिंग में, राइट? और इंसुलिन को आप यूज कर रहे हो और इसमें इंसुलिन आपने प्रोड्यूस किया। अब क्या चैलेंजेस थे कि आपके पास दो आपको क्या करने थे, इसके चेन बनाने थे। एक ए चेन बनानी थी, दूसरी बी चेन बनानी थी, राइट? तो कैसे बनाया आपने? ए चेन को प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस किया, इकोलाई में डाला, चेन ए बना लिए। दूसरा सेम एक्सपेरिमेंट किया विद चेन बी और फिर सेपरेटली उसको एक्सट्रैक्ट किया और डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दिए। फाइनली यू आर हैविंग द ह्यूमन इंसुलिन, जिसको आप क्या बोलते हो? ह्यूमिलिन। किस ब्रांड नेम के साथ सेल हुआ? ह्यूमिलिन के साथ इसको सेल किया गया, ठीक है? तो इसमें मेनली अगर आप देखेंगे तो ह्यूमिलिन जो है वो यूज़ हुआ। और इसमें स्पेशली अगर आप देखेंगे तो इसको सबसे पहले जो मैन्युफैक्चर किया था एली एंड लिली ने किया था, अमेरिकन एक कंपनी थी, इन 1983। जो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन है कब से बनना शुरू हुआ? 1983 में। और कंपनी जो था उसमें जो किसने मैन्युफैक्चर किया? एली एंड लिली ने, ठीक है? इस कंपनी ने 1983 में फर्स्ट टाइम इंसुलिन बनाया था। और उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग, अगर आपसे प्रोसीजर पूछा जाए कि क्या प्रोसीजर था, तो विल बी टेलिंग कि दे हैव फॉर्म द चेन ए, चेन बी, उन दोनों को एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद दे क्रिएटेड द डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन देम और फाइनली आपको ह्यूमिलिन मिल गया। ह्यूमिलिन वर्ड से यूज, ह्यूमिलिन यूज, दिस वाज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द इंसुलिन। हाँ, तो दिस वाज द प्रोसेस। उसके बाद एक आ जाता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट। जीन थेरेपी का कॉन्सेप्ट, जो हम जीन एडिटिंग जो अभी रिसेंटली उसकी बात करते हैं, तो जीन थेरेपी में क्या है? इंसर्शन ऑफ अ जीन्स इनटू एन इंडिविजुअल सेल्स टू ट्रीट डिजीज बाय क्या? रिप्लेसिंग अ डिफेक्टिव म्यूटेंट एलील विद अ फंक्शनल वन। और आप क्या कर सकते हो? जीन टारगेटिंग विच इन्वॉल्व्स जीन एम्प्लीफिकेशन। या तो दो चीजें कर सकते हो कि या तो म्यूटेंट जीन को आप क्या कर दीजिए? रिप्लेस कर दीजिए। लेकिन ये चीजें कब पॉसिबल है? अर्ली स्टेजेस में। ऐसा नहीं कि ऑलरेडी अगर पर्सन जो है अपना बहुत एक लाइफ टाइम गुजार चुका है, उसके बाद आप उसकी कोई एडिटिंग करो, तो एट द टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल। अर्ली स्टेजेस में, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस की बात करें या बहुत अर्ली स्टेजेस की बात करें, जहां आप बोन मैरो रिप्लेसमेंट कर रहे हो, जो अर्ली स्टेजेस सेल्स है, आप उनको चेंज कर दीजिए, उसमें वो एडिटिंग कर दीजिए, तो देन इट्स पॉसिबल, राइट? और ये किया भी गया। जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी थी, दैट वाज कंडक्टेड इन 1990 इन अ 4-year-old गर्ल टू ट्रीट व्हाट? एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। जो इन्वॉल्व था किसमें? इम्यूनिटी में इन्वॉल्व था। एडीए डिफिशियंसी जो एंजाइम था आपके पास, एडिनोसिन डीएमिनेज। एडिनोसिन डीएमिनेज अगर आप देखोगे, एडिनोसिन डीएमिनेज का मतलब क्या हुआ? एडिनोसिन में आपने देखा, एडिनोसिन का नाम होता है 6 एमिनो प्यूरिन। 6 एमिनो प्यूरिन से अगर उसमें जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, ये जो डिफिशियंसी है, इसकी वजह से जो आपका जो नाइट्रोजनस बेस होगा उसका मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। और ये मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्यूरिन्स पायरिमिडीन्स में अगर आप इसका मेटाबॉलिज्म देखोगे तो इस एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप देखते हो इंडिविजुअली, जैसे ग्लूकोज का तो हम देखते हैं, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ, आपने ग्लाइकोलिसिस का साइकिल पढ़ा होगा कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 बाइफॉस्फेट, पढ़ लिया? अच्छा ये बताओ मुझे, कितने एटीपी बन रहे थे वहां? पूरा साइकिल पढ़ लिया? कौन से स्टेप में एटीपी यूज होता है? कौन से में यूज होता है? कौन कौन से स्टेप में एटीपी यूज हो रहा है? मिल नहीं रहा है, मैं पूछ रहा हूँ यूज हो रहा है। फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड स्टेप में एटीपी आप यूज करते हो। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हो, तब आप क्या करते हो? एटीपी यूज करते हो। फिर आप फ्रक्टोज से ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, फिर क्या बनाएंगे? ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट बनाते हो, तब अगेन यू आर यूजिंग द अनदर एटीपी। इसमें मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। आप पेशेंट को क्या देते हो अगर कभी कोई फेंट हो गया? मान लो इस क्लास में कोई फेंट हो गया, सबसे पहले हम उसको क्या देते हैं? ग्लूकोज देते हैं। देखा होगा आपने, ड्रिप लगा के ग्लूकोज दे देते हैं उसको, राइट? तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली उसको ग्लूकोज ना दे के हम उसको दे दें फ्रक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट? नॉर्मली पूरे ग्लूकोज से कितने एटीपी मिलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल मिला के? 38। 38 या शटल सिस्टम अगर आप देखेंगे दूसरा अगर यूज कर लेंगे तो 36 भी कई जगह मेंशन है। 36 38 वो डिपेंड करता है कौन सा कॉम्प्लेक्स आप यूज कर रहे हो, ठीक है? अगर सक्सीनेट वाले सेकंड कॉम्प्लेक्स से एंटर करोगे तो कम हो जाएगा, 36 हो जाएगा, अदरवाइज 38 होगा।
यही तो पढ़ा है ना हमने, ग्लूकोज से 36 38 एटीपी। अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि कोई पेशेंट आया और आप डॉक्टर बन गए और आपने बोला कि नहीं मैं तो अपने पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाना चाहता हूँ, और मेरे पास एक बॉटल रखी है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की, ठीक है, क्योंकि अगर आपने फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट यूज किया तो कितने एटीपी बच रहे हैं? 2 एटीपी बच रहे हैं। मतलब जो चीज़ आप खर्च कर रहे थे, मान लो आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना था, आपका जो स्टार्टिंग का अमाउंट है, मान लो आपको उसको 2 लाख रुपए लगाने थे, उसके बाद आपको जो प्रॉफिट मिलेगा सो अलग, क्योंकि ये 2 एटीपी हम उसी में से तो माइनस तो करते हैं। ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 मिलते हैं, 10 में से 2 माइनस कर देते हैं, टोटल अगर NADPH को मिला दें तो हमारे पास जैसे नेट एटीपी तो 2 है, टोटल 4 बन रहे हैं, लेकिन 2 यूज हो जा रहे हैं तो 2 एटीपीज बन रहे हैं और 2 NADPH बन रहे हैं, और हर एक NADPH से 2.5 या 3 मिल गए तो 6 हो गए, राइट। तो अगर मैं आपसे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछूं कि अगर कोई पेशेंट आ जाता है उसको आप डायरेक्टली फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट दे दो, ठीक है, कितने एटीपी बचाए आपने? 2 एटीपी। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और नहीं है तो क्यों है? आपने दिया, ड्रिप लगा दी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की, अब क्या होगा इसके साथ? पेशेंट आया, चलेगा, वो जाएगा अंदर, मतलब ब्लड में तो जाएगा ही। हाँ, क्यों? प्रोटीन की बात नहीं, ये तो शुगर है। हाँ। ये शुगर, आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो चार्ज एंटिटीज को जाने देता है क्या अंदर? नहीं जाने देता। आपने ग्लाइकोलिसिस में ये एटीपी क्यों खर्च की जा रही है? सबसे लॉजिकल पार्ट इसका पता है क्या है? कि एटीपी क्यों, मतलब आप आए, कोई बंदा इस क्लास में आया, आप लोग क्लास में आए और आपके पैर में जंजीर डाल दी गई, आपने देखा होगा कैदियों के पैर में पहले एक बड़ी सी बॉल और उनके पैर में जंजीर डाल दी जाती थी। तो आप क्या करते हो? ग्लूकोज में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हो। क्यों बनाते हो? उसका रीजन है बहुत अच्छा। उसका रीजन ये है कि आपके पास ग्लूकोज आ गया, कि आपने एक चैनल लगा रखा था, तो ग्लूकोज आ गया, जा भी सकता है, लेकिन अभी आपने क्या किया कि उसके ऊपर लगा दिया फॉस्फेट, और जब अगर आपने उसके ऊपर फॉस्फेट लगा दिया तो निगेटिव चार्ज इतने सेंसिटिव है, मेम्ब्रेन उसको निकलने ही नहीं। अगर आपने किसी पे फॉस्फेट लगा दिया तो मेम्ब्रेन फिर उसको क्रॉस नहीं कर सकती। अगर आपने किसी भी, कोई मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर चार्ज है और आप ये सोचो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए, इम्पॉसिबल, जब तक कि स्पेशली उसके लिए कोई आपने चैनल क्रिएट ना किया हो, तो अदरवाइज वो मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं करेगा। तो ग्लूकोज को सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होता है कि सेल के अंदर ग्लूकोज आया तो उसके साथ हम क्या बाइंड कर दें? ग्लूकोज फॉस्फेट बाइंड कर दें, और फॉस्फेट जैसे ही बाइंड किया तो ग्लूकोज अब बाहर नहीं जा पाएगा। इसीलिए अगर आप फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट देते हो तो ब्लड में तो जाएगा, लेकिन सेल्स उसको नहीं लेंगे, क्योंकि दो दो फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट तो छोड़ दो, 2 हैं अभी लगे, और 2 लगे तो ब्लड में तो अवेलेबिलिटी होगी आपके पास, लेकिन कहाँ नहीं जा पाएगा? सेल में नहीं जा पाएगा, सेल उसको यूज नहीं कर पाएगी, ठीक है। चलो, तो वापस आ जाते हैं, तो डिस्कसिंग अबाउट द जीन थेरेपी, जिसमें एक डिसऑर्डर था जिसमें इम्यूनिटी से रिलेटेड एक जीन एडेनोसिन डी एमिनेज, ये जो है इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, तो उस पर आपको यूज किया गया। इसमें करते क्या है? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज किया, फंक्शनल एडीए गिवन, मतलब नॉर्मली पहले क्या अप्रोच थी, अगर इस डिजीज के बारे में देखें तो पहले की अप्रोच क्या थी कि फंक्शनल एडीए इज गिवन बाय इंजेक्शन। अगर आप बोल रहे हो कि इस एंजाइम की कमी है तो आप क्या कर दो? फंक्शनल एडीए दे दो, लेकिन दैट इज नॉट क्यूरेबल, मतलब कंप्लीटली तो आप नहीं मानोगे, आप समझो कि पेशेंट डिपेंडेंट है कि बार बार आना है उसको, इंजेक्शन से आपको देना है। सेकेंड क्या है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इन चिल्ड्रन, ठीक है, ये थेरेपी यूज की गई, मतलब स्पेशली स्टार्टिंग में ये दो चीजें यूज की जाती थी, या तो आप माइक्रो इंजेक्शन से क्या दे देते थे? एडीए दे दो, डिफिशिएंसी कम हुई आपने दे दिया, राइट, एक ये था। दूसरा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया अर्ली स्टेजेस में, वो भी सक्सेसफुल इतना नहीं रहता था। तीसरा आपके पास मेथड क्या है? जीन थेरेपी, दैट कुड बी अ परमानेंट सोल्यूशन। इस परमानेंट सोल्यूशन में आपने क्या किया है कि आपने उस बोन मैरो के अंदर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के सेल्स थे, जो स्पेसिफिक ऐसे सेल्स है जो बाकी सारे सेल्स को चेंज करते हैं, मतलब दे आर गोइंग टू गिव राइज टू द अनदर टाइप ऑफ सेल्स, उन सेल्स के जीन में चेंज कर दिया, और क्या डाल दिया? जो ये डिफिशिएंसी वाला जीन है इसको करेक्ट कर दिया। अगर आप ऐसा कर दोगे, आपने जीन थेरेपी कर दिया, तो इसका काइंड ऑफ परमानेंट सोल्यूशन ना। पहले आप क्या कर रहे थे? बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे थे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के भी सक्सेस के रेट थोड़ा सा कम हो जाता, राइट। दूसरा, आप फंक्शनल, जो आपके पास जो एडीए डिफिशिएंसी जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली आप इंजेक्ट कर दीजिए, कि जो डिफिशिएंसी है वो फुलफिल होती रहेगी, लेकिन वो भी एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं। तो परमानेंट सोल्यूशन कैसे हो सकता है? जीन थेरेपी के थ्रू, एंड दैट इज डन एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे ही पॉसिबल है, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। इसमें करते क्या है? यू आर गोइंग टू टेक द लिम्फोसाइट ऑफ द पेशेंट, आप पेशेंट का लिम्फोसाइट ले लीजिए और एडीए का cDNA ले लीजिए,
cDNA आपको पता है क्या होता था? अभी मैंने डिस्कस किया था, व्हाट इज cDNA? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, मतलब जो एमआरएनए का मेन सीक्वेंस है, डीएनए का वो पार्ट जो फंक्शनल है। मतलब जैसे जब आप एनसीईआरटी पढ़ते होगे तो उसमें आपने देखा होगा, आपने अंडरलाइन कर रखा है, तो जो अंडरलाइन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज योर cDNA। तो जब एमआरएनए से आप डीएनए बनाते हो, जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं? cDNA बोलते हैं। वो काम का होता है, उसमें कोई भी क्या नहीं होता, इंट्रॉन नहीं होता। तो कभी भी अगर हमें कोई सीक्वेंस, जैसे आपको पता होगा कि जो आपका जो डीएनए है वो इस फॉर्म में नहीं स्टोर किया गया है। जो एचजीपी आपने पढ़ा होगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपके जीन के सीक्वेंसेस की सी लाइब्रेरीज बनाई गई हैं, cDNA लाइब्रेरीज। cDNA लाइब्रेरी में आपके इंट्रॉन्स निकाल दिए सारे। cDNA लाइब्रेरी में हमने केवल वही सीक्वेंस रखे हैं जिससे प्रोटीन कोड हो रहा है, क्योंकि एमआरएनए से बनाए गए। तो आपके दो तरीके के सीक्वेंसेस हैं, एक तो वो सीक्वेंसेस है जो इंट्रॉन के साथ हैं, और जो मेन सीक्वेंसेस थे जिससे आपके प्रोटीन बन रहे थे वो कौन से? cDNA। तो हमने क्या किया, लिम्फोसाइट लिए पेशेंट के, और किसके साथ मिक्स किया? ADA cDNA से, और रेट्रोवायरस मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया। जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स बन गए, जो कि कैसे होते हैं? नॉट इमॉर्टल। व्हाट डज इट मीन? मर सकते, मतलब नॉट इमॉर्टल का मतलब क्या हो गया? मरते हैं। इमोर्टल का मतलब मर जाते हैं, लेकिन ये नॉट इमोर्टल है, मतलब लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेंगे, लेकिन अर्ली स्टेजेस में अगर आपने किया, क्योंकि अगर आपने अर्ली चेंजेस किए हैं तो ये सेल अपने आप में डिवाइड करके करके मेमोरी सेल्स बना लेंगे। लेकिन अगर आपने लेटर स्टेजेस में किया तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल, कि अगर आपने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करा के कुछ लिम्फोसाइट्स तो बन गए और पता चला उस टाइम तक डिवीजन हो चुका था, तो सारे लिम्फोसाइट्स में नहीं बनेगा, और फाइनली यू आर गोइंग टू इन्फ्यूज इट इनटू द पेशेंट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इज मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स में आप देखोगे कि जो अर्ली डिटेक्शन है वो पॉसिबल नहीं होता था कन्वेंशनल मेथड में, इसके थ्रू पॉसिबल है। एग्जांपल, सीरम और यूरिन एनालिसिस करते थे आप, जो कन्वेंशनल मेथड होते थे। मेनली आप क्या करते हो, जैसे कोई डॉक्टर जाता है तो इनिशियली आपको ये तो नहीं बोलता कि जाओ पीसीआर कराओ। अभी भी जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो आपको यही बोला जाता है कि ब्लड टेस्ट करा लो, सीबीसी करा लो, ठीक है, यूरिन कल्चर करा लो, सबसे बेसिक टेस्ट है। एबीजी करा लो, कि जो ब्लड गैसेस का रेशियो है। आप अगर डॉक्टर बनोगे तो सबसे पहले यही सारे टेस्ट लिखोगे, सब एलएफटी, केएफटी, सीबीसी, एबीजी और यूरिन कल्चर। के बाद उस आप 3 मेडिसिन याद कर लो, आप एमबीबीएस डॉक्टर हो गए अभी से, ठीक है। तो आपको एजिथ्रोमाइसिन देना है, ठीक है, और उसके अलावा आपको पता है या तो वायरल होगा या आपके पास बैक्टीरियल होगा। एक एंटीबायोटिक दे दो, एक एंटीवायरल दे दो, पेशेंट 3, ठीक है, मस्त हो जाएगी जिंदगी। उसके अलावा इसमें मॉडर्न मेथड्स में क्या आ रहा है? आरडीटी, पीसीआर, राइजा। इन मेथड्स को यूज किया जाता है फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर आपको बहुत एक्यूरेटली एंटीजन के बारे में पता करना है तो यू कैन यूज द मॉडर्न मेथड, जिसमें ये मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से मेथड है? पीसीआर के बारे में ऑलरेडी आप जानते हो। इसमें न्यूक्लिक एसिड का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। कैसे करेंगे? अब जैसे जैसे इसको आपने यूज कर रहे थे, आरटीपीसीआर का आपने बहुत नाम सुना है कोविड के टाइम पे। कैसे करते हैं, क्या किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर रहे हो पैथोजन को? क्या एम्प्लीफाई करेगा? तो मैंने आपका सैंपल लिया, आपके नाक में स्वैब डाल दिया, गले में डाल दिया, ले लिया सैंपल आपका, बाद क्या करते हैं उसमें? क्या मेथड होता है, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉलो करेंगे? पीसीआर से हमें डिटेक्ट करना है, आरटीपीसीआर करना है, कैसे करेंगे? तो आ सकता है एप्लीकेशन बेस्ड। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने अपना सैंपल भी दिया होगा, नहीं दिया? हुआ तो होगा कोविड, लेकिन सैंपल। राक्षस हो तुम लोग। मतलब सारा डेटा गड़बड़ करवा दिया, हाँ? कोविड के जितने पेशेंट थे कंफर्म ही नहीं होने दिया कि हैं कितने पेशेंट। तो इसमें करते क्या है, ये कैसे डिटेक्ट करता है? आपने क्या किया, आपने पेशेंट का सैंपल ले लिया। अब जब आप जो आपकी इपिथीलियम है, नेजल इपिथीलियम से आप सैंपल ले रहे हो, ठीक है? वो सैंपल लेने के बाद आपने सेल्स को आइसोलेट किया, उसमें क्या है? ह्यूमन का डीएनए, राइट? अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो वायरल का भी, वायरस का भी होगा, ठीक है। जब वायरस का है तो जो आरटीपीसीआर आप बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि उसका जीनोम कैसा है? आरएनए। तो आपने क्या किया? आरएनए बना लिया, लेकिन वो तो आरएनए ह्यूमन का भी होगा और वायरस का भी होगा। तो आप क्या करते हो? स्पेसिफिक प्राइमर्स देते हो, ठीक है। क्या देते हैं? स्पेसिफिक प्राइमर देते हैं। अब उसके अंदर कितना भी डीएनए हो, ह्यूमन का डीएनए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वायरस का डीएनए होगा तो वो प्राइमर ह्यूमन वाले पे तो बाइंड नहीं करेंगे। तो अगर किसी को इन्फेक्शन नहीं है, वायरस का नहीं आया,
तो वो प्राइमर बाइंड नहीं करेंगे। जब प्राइमर बाइंड नहीं करेंगे तो पीसीआर का फंक्शन क्या होता था, 30 साइकिल के बाद एम्पलीफाई कर देना 1 बिलियन कॉपीज। लेकिन उस पीसीआर में, आरटीपीसीआर में खास बात ये होती है, एक साइबर ग्रीन करके एक डाई होती है, वो जो कलर प्रोड्यूस करती है, ठीक है, वो कलर तभी आएगा जब आपके उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का क्या हो, एम्पलीफिकेशन हो। ठीक है, तो मान लो अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो वो प्राइमर कहाँ बाइंड करेगा, उस आरएनए के सीक्वेंस में बाइंड कर लेगा, और जब ये 30 साइकिल्स चलेंगी तो बाकी कोई सीक्वेंस एम्पलीफाई नहीं होगा। पीसीआर में ये नहीं होता कि आप पूरे जीनोम को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके जितने बेस पेयर हैं आपने सबको मल्टीप्लाई करना है। आपने जितना प्राइमर का सीक्वेंस दिया है, जितना सीक्वेंस दे रहे हो आप जीन का, फॉरवर्ड प्राइमर रिवर्स प्राइमर उतना ही सीक्वेंस करेगा। अब जो वायरल का अगर जिस पर्टिकुलर जीनों का आप दे रहे थे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइबर ग्रीन से कलर आ जाएगा, आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो न्यूक्लिक एसिड आइडेंटिफिकेशन किया आपने, बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल आपके पास कोविड वाला है जिसमें आप आरटीपीसीआर यूज कर रहे थे और उसकी वैल्यू के बेसिस पे सीटी वैल्यू आती थी, सीटी वैल्यू के बेसिस पे हम क्या बताते थे, क्या इन्फेक्शन है कि नहीं है। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ बैक्टीरिया और वायरस, कुछ भी पार्ट है उसकी बहुत मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन को भी आप क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, म्यूटेशन इन जीन्स इन कैंसर पेशेंट, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ों को आप किससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, पीसीआर की हेल्प से यूज़ कर सकते हो। और पीसीआर भी डिफरेंट टाइप के पीसीआर, ये आरटीपीसीआर भी 2 टाइप के आरटीपीसीआर है। ठीक है, एक आपके जैसे ये तो एक आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाला हो गया, और दूसरा एक रियल टाइम पीसीआर होता है, उसको भी आरटीपीसीआर ही बोलते हैं। एक रियल टाइम पीसीआर है और एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर है, नेस्टेड पीसीआर है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीसीआर। पीसीआर के भी बहुत सारे मेथड हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे का मतलब क्या हुआ, आपके पास मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि यू आर हैविंग अ सच काइंड ऑफ प्लेट के अंदर, प्लेट के अंदर क्या होते हैं, वेल्स होते हैं। इन वेल्स के अंदर आपने क्या कर रखा है, कोटिंग, मतलब जो भी एंजाइम है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। व्हाट डज इट मीन, एक एंजाइम लिंक कर रखा है जो पर्टिकुलरली जो इन्फेक्शन है, जैसे सपोज एचआईवी का आपको करना है, स्पेशली एलाइजा, आप उसी के लिए जानते हो कि एलाइजा हम एचआईवी के करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करते हो, पर्टिकुलरली वो जीन आपके एक एंजाइम लगा के रखते हो, यहाँ आपने लगा दिया, जो कोटेड है इस वेल के अंदर, ऑलरेडी कोटेड है। जब आप इसके अंदर सैंपल लोड करोगे तो अगर वो अवेलेबल होगा तो कलर दे देगा, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो कलर नहीं आएगा। कलर के बेसिस पे आपको पता चल जाता है फाइनली प्रेजेंस है कि नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है कि आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी का मतलब क्या हुआ, आपने एंटीबॉडी ऑलरेडी लगा रखा है, एंटीजन आप दोगे। ठीक है, एंटीजन मतलब वो एंटीजन, मतलब जो भी आप वायरस दे रहे हो वो एक एंटीजन हुआ ना उसके लिए, तो फॉरेन एंटीबॉडी, उसका स्पेसिफिक एंटीबॉडी आपने कोट कर रखा है। ये जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन है ये इस वेल के अंदर कोटेड पार्ट है, और आपको क्या हुआ, जैसे एंटीजन आया इसने इससे बाइंड कर लिया, बस इसमें आप एक रिपोर्टर मॉलिक्यूल लगा देते हो। रिपोर्टर मॉलिक्यूल, उसमें हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज करके एक एंजाइम होता है जो उसको ब्रेक डाउन कर देता है और कलर आ जाता है, तो वो एलाइजा का फिनोमेना। ठीक है, इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। वो क्या कर सकता है, अच्छा इसके थ्रू आप 2 तरीके से कर सकते हो, अलग अलग मेथड होते हैं। सैंडविच एलाइजा भी होता है, डिफरेंट टाइप के एलाइजा है। एलाइजा में एक सैंडविच एलाइजा होता है जिसके बीच में पहले, जैसे एक बार मैंने आपको बोला आपने एंटीबॉडी लगा दी, कई बार आप एंटीबॉडीज को भी डिटेक्ट कर सकते हो। आपने वो टेस्ट पढ़ा होगा ना, सबसे पहले अभी कोविड का पीसीआर से, आरटीपीसीआर से पहले कौन सा टेस्ट करते थे, एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता था, क्विक टेस्ट होता था, 1 घंटे में रिपोर्ट आ जाती थी। हाँ, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते थे। पहला कोविड के 2 टेस्ट हो रहे थे, एक तो आप कर रहे थे आरटीपीसीआर के लिए सीटी की वैल्यू, सीटी वैल्यू निकालने के लिए, एक आपका क्विक टेस्ट हो रहा था कोविड डिटेक्शन के लिए, उसमें हम क्या डिटेक्ट कर रहे थे, एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे थे। वो यही मेथड था कि आपके पास ऑलरेडी क्या थे, एंटीबॉडीज आपने रखे थे, सॉरी एंटीजन आपने लगा रखा था वायरस का वो, और अगर वो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बने होंगे तो वो बाइंड कर लेगा। तो दैट इज अनदर मेथड जिससे एंटीबॉडी और एंटीजन आप दोनों डिटेक्ट कर सकते हो। ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी में आप क्या यूज करते हो, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दैट हाइब्रिडाइज विद कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इसमें आप ऑटो रेडियोग्राफी का फिनोमेना यूज कर सकते हो, जहां बाइंड करेगा ऑटो रेडियोग्राफ। मतलब आपको पता होगा जैसे डीएनए में भी, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा मोड होता है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव कैसे कंफर्म हुआ, कौन से एक्सपेरिमेंट से, बेसेल्सन एंड स्टॉल ने कंफर्म किया। कैसे कंफर्म किया,
उसने क्या यूज किया, NH14 और N14 और N15 के स्ट्रैंड यूज किए। वो क्या था, रेडियोग्राफी तो थी, आपने आइसोटोप यूज किए, वही सेम चीज है। तो हम यहाँ रेडियोग्राफी की बात कर रहे हैं, दैट्स द सेम थिंग कि ऑटो रेडियोग्राफी आप यूज कर रहे हो। ऑटो रेडियोग्राफी में आप क्या करते हो, जो बेस पेयर यूज करते हो वो क्या शो करते हैं, फिनोमिना ऑफ रेडियोग्राफी, और जिसके थ्रू आप एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसके सिग्नल्स को डिटेक्ट कर लेते हो और रीड कर सकते हो। तो प्रोब विल नॉट हाइब्रिडाइज द म्यूटेटेड वन। मान लो कि आपके पास कोई सीक्वेंस आया, आप ये बोल रहे हो कि कोई बैक्टीरिया म्यूटेट हो गया, कैसे कंफर्म करोगे? मान लो आप कहीं गए, आपको इससे पूछा किसी डॉक्टर ने कि ये नया है, नया बैक्टीरिया आया है या ये म्यूटेट कर गया, आपको कैसे पता चलेगा ये म्यूटेट कर गया? म्यूटेटेड का मतलब यही हो गया, म्यूटेशन का मतलब क्या हो गया कि यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट सीक्वेंस में क्या चेंजेस हुए। तो आप सबसे पहली जो टेक्निक होती है वो होता है सीक्वेंसिंग, एनजीएस बोलते हैं। सीक्वेंसिंग आप करोगे, सीक्वेंसिंग मतलब जो भी सीक्वेंस ऑलरेडी जो मेन बैक्टीरिया है उसको ऑलरेडी सीक्वेंस हो चुका होगा। ये जो नया स्ट्रेन है, जैसे कोविड के केस में अभी क्या हो रहा है, जो भी नया स्ट्रेन आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, उसको सीक्वेंसिंग के लिए भेज रहे हैं। तो आप क्या कर लेते हो, इसका काइंड ऑफ एक स्ट्रेच आपने ओपन कर लिया कि अच्छा इसमें ये न्यूक्लियोटाइड के बेसिस से सारे काउंट कर लिए ए से जेड तक, मतलब जिस तरीके से बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास 4 होते हैं, लेकिन मेनली हम सीक्वेंसेस देखेंगे। और आपने क्या किया, सारे सीक्वेंसेस हो गए, अब आप उनको ओवरलैप करके देख लो, जिस स्ट्रेच में चेंज आया है उस स्ट्रेच को फाइंड आउट कर लोगे, कंपेयर कर लोगे कि अच्छा इस सीक्वेंस में यहाँ यहाँ चेंजेस आ गए। आपने देखा ना वायरस में कितना, ओमिक्रॉन में क्या चेंजेस आए थे, डेल्टा में क्या चेंजेस आए थे, कैसे पता किया आपने? सबकी आपने सीक्वेंसिंग कराई, और इसीलिए लेट होता है। जब वेरिएंट फैल जाता है उसके बाद हम जाके सीक्वेंसिंग कराना शुरू करते हैं, क्योंकि सीक्वेंसिंग एक कॉस्टली अफेयर है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक एलिमेंट्स की। ट्रांसजेनिक एलिमेंट्स में यू आर गोइंग टू मैनिपुलेट द डीएनए एंड टू एक्सप्रेस द फॉरेन जीन। मोस्टली आप देखिए रेड्स, रैबिट्स, पिग्स, शीप, काउस, फिश, सब पे आप ट्रांसजेनिक एनिमल बना चुके हो, राइट। और 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं आर द माइस। उसके बाद आते हैं टू स्टडी जीन्स और रेगुलेट एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी, स्टडी ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। अगर आपको कुछ भी स्टडी करनी होती है तो मॉडल ऑर्गेनिज्म में हम चेंजेस करके स्टडी कर सकते हैं, इनको एनिमल मॉडल्स भी बोलते हैं। तो एनिमल मॉडल्स में आपको चेंज करके, या ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं उनको ऐसे तो फ्रीली तो अलाउ नहीं किया जाता, बहुत कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं, और उनको आप यूज़ कर सकते हो बहुत सारी डिजीज़ को स्टडी करने में, लाइक कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, र्यूमेटाइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स। When I was experimenting, I was working on the mice, और इतना हेक्टिक रहता था कि रात में भी उसको खाना खिलाना है, कुछ फीड कराना है, तो रात में 3 बजे जाके पूरी रात भी लैब में सोना। तब इंडिया में रिसर्चर्स बहुत काम करते हैं, लेकिन उतना ही कम पेड। ठीक है, तो बहुत काम करते हैं, मतलब दिल्ली एनसीआर में बहुत, मतलब इंडिया की सबसे बेस्ट लैब्स हैं, और पूरे पूरे टाइम रिसर्चर मतलब 24-24 घंटे लैब में पड़े रहते हैं, कि उनको इतना इंतज़ाज़्म है रिसर्च के लिए। बट इन रिवर्ट उनको बेचारों को इतना, बायोलॉजिकल साइंसेज में रिजल्ट बहुत लेट आते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने आज कुछ किया और कल जीन से कुछ सोना बन जाएगा, कि वो सोना तो बना नहीं रहे, दे आर स्टडिंग द बायोलॉजिकल मैकेनिज्म। कैंसर का कोई जीन एक ढूंढ लिया, अब पता चला कि 300 जीन है, उस बंदे ने बेचारे ने एक जीन पे काम किया है, तो आउटपुट तो नहीं आएगा उस एक जीन से, और वो चीज़ आते आते 20 से 25 साल लग जाते हैं, तब तक की हालत ख़राब हो जाती है गरीब की। ठीक है, तो ये सारे आप एनिमल मॉडल्स होते हैं जिसपे आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा कुछ जैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे आपके पास है अल्फा एंटी ट्रिप्सिन दैट ट्रीट्स एम्फाइसीमा। क्या होता है एम्फाइसीमा? व्हाट इज एम्फाइसीमा? लंग्स की जो सरफेस है उस, वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाती है, राइट। जो सेक्स की जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए अल्फा एंटी ट्रिप्सिन दिया जाता है। सिमिलर अटेम्प्ट्स आर मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में भी आप देखते हो मेम्ब्रेन ड्राई होने लगती है, सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है क्लोरीन का। ठीक है, तो वो तरीके की चीज़ें होती हैं। उसके बाद फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी रोजी, दैट डेवलप्ड इन 1997। कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही थी? ह्यूमन इनरिच प्रोटीन, राइट। और ये था अल्फा लैक्टो एल्बुमिन। अल्फा लैक्टो एल्बुमिन रोजी काउ से प्रोड्यूस हो रहा था, ट्रांसजेनिक एक आपने काउ प्रोड्यूस किया इन 1997, राइट। दैट इज हैविंग अ मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू।
सो ट्रांसजेनिक माइस, जैसे अगर आप, जैसे उसके बाद नेक्स्ट आता है वैक्सीन सेफ्टी के बारे में बात करें, तो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड एज द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन टू रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज। आप इन सारे एनिमल्स को, जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, उनको यूज कर सकते हो जो भी आप ड्रग बना रहे हो उनके इफेक्ट्स को देखने के लिए। केमिकल सेफ्टी में ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस टू ऑब्टेन द रिजल्ट इन लेस टाइम। तो उनकी सेंसिटिविटी बढ़ा दी जाती है जिससे आपको डायरेक्टली पता चल जाए, जो रिजल्ट्स है उसमें कम टाइम लगे। जैसे आप देख रहे हो अभी जो ट्रायल्स में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, तो उस टाइम को, ड्यूरेशन को कम करने में है। उसके बाद आ जाते हैं एथिकल इश्यूज। आपको ये पता होगा जो एथिकल कमिटीज है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आपने ये एथिकल क्लियरेंसेज नहीं लिए, जो आपको लगता है कि क्रिश 2 में यहाँ से यहाँ टंग जोड़ के इसका यहाँ से बना दो, इसका जीन यहाँ से मिला दो, या स्पाइडरमैन बन जाएगा, बिलीव मी, जब आप ऑन पेपर करने जाओगे तो आपको कम से कम 1 साल तो परमिशन लेने में निकल जाएंगी। मतलब मुझे 470 के अराउंड कुछ माइस इशू हुए थे, में से करीब 20-25 मर गए। अब उन माइस को देने के लिए मतलब कम से कम 6 महीने का अप्रूवल लगा माइस लेने में, ठीक है। तो इतने इशू आते हैं कि अगर आपके पास कोई एनिमल मॉडल है, अगर आप उस पर काम कर रहे हो, तो वो एनिमल मॉडल्स में परमिशन लेने में आपको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये एथिकल इश्यूज आपने नहीं किए तो कोई ना कोई वायरस बनता रहेगा, कहीं ना कहीं कोई कुछ जोड़ के किसी ना किसी एनिमल मॉडल पे काम कर लेगा, और अगर कहीं उसको रिलीज कर दिया तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द पॉपुलेशन टू सर्वाइव, कि अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं। तो इसीलिए कुछ एथिकल कमिटीज बनाई गई हैं जो ये सारी डिसीजंस को देखते हैं कि आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो कहीं कुछ ब्लंडर तो क्रिएट नहीं कर रहे हो। तो वो सारे चीज़ें पहले पेपर्स क्लियर होते हैं, उसके बाद ही काम होता है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीएमओ जिसको बोलते हैं, ठीक है, हैव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस इनटू द इकोसिस्टम। इवन के जो एग्रीकल्चरल जो चीज़ें भी है, उनको भी जिस फील्ड में आप करते हो उसको बिल्कुल इतना कवर्ड रखा जाता है कि प्लांट का कोई भी सीड या पॉलन इधर से उधर ना जाए। इतने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं। आपने पूसा का नाम सुना होगा, ICAR, ठीक है। अगर आप उनके कैंपस विजिट करोगे तो आप देखोगे बहुत कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं। वो कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से वहाँ कुछ भी डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि अगर कोई भी वाइल्ड वेराइटी हुई तो वो पूरी दूसरी वेराइटीज को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। So genetic manipulation of living organism by human has to regulate it for moral and biological significances. आपने कोविड के केस में बहुत सारी थ्योरीज ऑलरेडी आप सुन चुके हो कि इन चाइना वन ऑफ द लैब वाज वर्किंग ऑन द वायरस और उन्होंने म्यूटेट कर दिया। इसी टाइप की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, एथिकल जो कमिटीज़ बनाई जाती हैं, राइट। तो इसमें से एक कमेटी है जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये क्या करती है, इट मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GMO फॉर पब्लिक सर्विसेज। कि आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना तो लिए, तो इंट्रोड्यूस करना है सोसाइटी में कि नहीं करना, दे विल बी डिसाइडिंग इट। डेवलपिंग कंट्रीज आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू द बायो रिसोर्सेज। आपको पता है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास रिसोर्स अच्छे हैं। उसके बाद एक बायोपायरेसी से रिलेटेड इशू है, रिफर्स टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। तो आपके पास बायोपायरेसी में जैसे कुछ भी चीज़ आप क्रिएट करते हो तो यू आर गोइंग टू रजिस्टर इट। इंडिया में भी अब ये कल्चर आ गया है, वी आर गोइंग टू पेटेंट एवरीथिंग, कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ होती है तो फर्स्ट यू हैव टू पेटेंट इट। अगर आप पेटेंट कर दोगे तो ये है कि कोई कंट्री में या कोई दूसरा इंडिविजुअल उसको पेटेंट नहीं करेगा, तो आपको एक पेटेंट का डॉक्यूमेंट मिल जाता है उस केस में, ठीक है। तो जैसे बासमती राइस का बहुत कॉमन केस है, आपको पता है कि अराउंड 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस अवेलेबल है, जिसमें 27 डॉक्यूमेंटेड है, और यूएस में इसको पेटेंट करा लिया गया था, ठीक है। यूएस में 1997 में एक कंपनी ने इसको क्या किया, यूएस पेटेंट ट्रेडमार्क। उस टाइम तक इंडिया में, उस टाइम का तो छोड़ो, मतलब मैं आपको बोलूँ 2015 तक भी बहुत ज़्यादा लोग नोन नहीं थे कि पेटेंट कैसे कराते हैं। मतलब मैं जहाँ था वहाँ भी मतलब मैं प्रोफेसर से पूछ किया कि पेटेंट कैसे फाइल करेंगे, उनको भी नहीं पता कि पेटेंट कैसे फाइल करना है, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल इतना वो ही नहीं था। और स्पेशली बायोलॉजिकल पेटेंट, मतलब कमर्शियल तो होता था कि आपका ट्रेड नेम अगर आपका कुछ है, प्रोडक्ट है मैकेनिकल, लेकिन बायोलॉजिकल साइंसेस का इतना स्पेसिफिक हमारे यहाँ नहीं था कंट्री में। लेकिन अभी हो गया, अब सारे डिपार्टमेंट है, अगर आपको कुछ भी फाइल करना है, कोई भी नई चीज़ आपने देखी बायोलॉजिकल भी, तो आपके सारी चीज़ों को आप पेटेंट करा सकते हो, ठीक है। तो बासमती राइस उन्होंने करा किया था कि हमारी जो इंडियन वैरायटी थी बासमती राइस, उसको किसके साथ मिक्स कर दिया, सेमी डॉर्फ जो वैरायटी राइस थी उसके साथ क्रॉस कराया, एंड दे गॉट द न्यू वैरायटी ऑफ बासमती राइस, और उसको उन्होंने क्लेम कर दिया, उसको पेटेंट करा लिया। और अगर उसको पेटेंट करा लिया तो उसका आप समझ सकते हो फिर क्या प्रॉब्लम होगी, कि हर बार आपको उसकी रॉयल्टी देनी पड़ेगी उसको यूज़ पे, अगर कोई भी उसको कमर्शियली यूज़ कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है, जैसी भी चीज़। तो दैट वाज द इशू। इसके अलावा टर्मरिक और
नीम के लिए भी हुआ। तो इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल, बहुत रिसेंटली ये क्लियर हुआ है। और ये पेटेंट से रिलेटेड बिल है जिसमें सारी गाइडलाइंस दी गई हैं कि कैसे आप पेटेंट फाइल कर सकते हो, ठीक है। और वी आर हैविंग द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत रिसेंटली 2015-14 में बहुत अच्छे से इन लोगों ने काम किया और उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन अब फुली फंक्शनल। चलिए, तो थैंक यू। दीज वर द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें आपको स्पेशली अगर हम देखेंगे तो आपके पास कुछ वेराइटीज़, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। स्पेशली अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको कॉटन वाला, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन के जीन्स याद रखने हैं, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। और कौन से स्पीशीज होते हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। तो ये फ्लेवर सेवर टमाटो का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, हिरिडन का एग्जाम्पल याद कर सकते हो। तो दीज आर द एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो हमने वेक्टर पढ़ा था PBR 322, उसमें आप टेट्रासाइक्लिन में 2 ही मेंशन करना क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में अगर रेफरेंस बुक अगर हम दूसरी फॉलो करेंगे तो उस केस में जो आपका इशू रिजॉल्व होगा वो एनसीईआरटी से रिजॉल्व होगा, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन में वी आर हैविंग द 2 साइट्स। कौन कौन से साइट थे? वाम H1 और साल्वन, ठीक है। चलो, सो थैंक यू एवरीवन।